Good morning, सुबह बखैर. It seems like Good morning, everybody. in 2005. मुझे लग रहा है कि मैं इस वक्त कोई 1992 के फ्रेम में लेकिन we are still in 2025. फील आपको शायद ये आ रही हो, लेकिन हमारे यहाँ वहाँ कुछ तरक्याती काम जो हमारा ओरिजिनल सेट है वहाँ तरक्याती काम चल रहे हैं, इसलिए होपफुली तरक्याती काम ही चल रहे हैं, हमें तो यही बताया गया. बट एनीवे वी आर हियर. देखिए हमारा यूनिवर्सिटी रोड ना साबित हो ये मंसूबा भी कुछ भी हो सकता है. आफ्टर ऑल हम कराची में ही बैठे हुए हैं, लेकिन बात ये है कि आपका और हमारा साथ होना चाहिए. कहीं से भी हम आपके साथ हों और आप हमें ज्वाइन कर रहे हो, वी आर हैप्पी दैट वे. सो बहुत सी बातें करनी है और and we are here with you. We really need to move forward from there. अच्छा, अभी बहुत सी बातें करनी है. I know that you can't get over because of the screen in front of you and you can see yourself. As long as we are here and you are here, it's okay. अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है. मौसम के हालात की भी ऑब्वियसली हम बात करेंगे, क्रिकेट की भी हमने बात करनी है, लेकिन एक और बड़ी, इसको तो हम ख़तरनाक खबरें कहेंगे और शुरू हम इसी से करेंगे बिकॉज जब ऐसा कोई वाक़या सामने आता है और तो वी हैव टू टॉक अबाउट इट, ताकि इसके बारे में बात करें तो शायद कुछ कमी आए. अभी कोयटा में आपको याद ही है कि जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल की बाज़गश्त थमी नहीं थी कि अब एक और जो है वो वाक़या सामने आ गया और ये कहीं और नहीं आया. इनफैक्ट ये हमारा जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उसके साथ एक जुड़वा शहर है रावलपिंडी, वहाँ ये हुआ है वहाँ ये हुआ है. और दीगर वाक़यात की तरह ये भी बड़ा दर्दनाक है. पहले जिरगे के हुक्म पर लड़की को कत्ल किया गया, फिर खुद इसका जनाजा पढ़ाया गया. कत्ल का फैसला देने वाले जिरगे के सरबरा इस्मतुल्ला, कब्र खोदने वाले गोरकन को भी गिरफ्तार अब किया जा चुका है. और जिरगे के सरबरा इस्मतुल्ला की बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो भी सामने आई है. मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद ने अपने बेटे को खुद थाने में पेश कर दिया. उस्मान के वालिद के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे का बाज़ाब्ता निकाह करवाया था. सुनिए. वो उठाऊँ तो मेरे उस्मान के साथ लड़की घर में मुझे सलाम किया. मैंने सोया वो उठाऊँ जब तो मुझे सलाम किया. मैंने पूछा घर में भी कि लड़की कौन है, तो मेरी घरवाली ने मुझे बताया कि ये उस्मान के साथ आई है. तो लड़की ने मेरे साथ बात वगैरह की. उसने कहा जी मैं इस तरह कुरान हिफ़्ज़ हूँ, चाचू मेरे जो है तो मुझे किसी के साथ ज़बरदस्ती निकाह करवा रहे हैं. बूढ़ा सा आदमी है तो मैं उसके साथ निकाह नहीं करना चाहती थी. मैं अपनी मर्ज़ी से उस्मान के साथ आई हूँ. अदालत के ज़रिए लड़की के बयान कलम बंद करवाए, इनका निकाह करवाया, तो निकाह करवा के तो ले आए हूँ घर. तो 3 दिन गुजरे, 4 दिन में 8-10 बंदे थे, 3-4 गाड़ियाँ असले. तो मैं असला जनाब इन्होंने घर में जैसे अलग बोल दिया. इन्होंने मुझे फिर बोला कि हम अभी निकाह हो गया तो हम आपको बाइज़त इसको डोली में डाल के आपके साथ भेजेंगे. 2 दिन गुजरे तो जब मैं पता चला जी तो लड़की मार दी इन्होंने. तो मैं डर गया. मैंने कहा कहीं मेरे उस्मान पे ना ये डाल दें. तो इस वजह से मैंने बेहतर यही समझा कि मैं अपने बेटे को खुद ले आया. ला के मैंने पीर विधाई थाने में पेश था. दिल्ली का ये मशहूर इलाका है पीर विधाई, यहाँ पर ये वाक़या पेश आया है. और अफसोस की बात यह है कि ना कोई इदारा इस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दे सका, ना कोई शख्स इस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दे सका, ना ये माशरा इस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दे सका. अब ये टोटल ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी भी चाहिए और इसी सिलसिले में आज मकतूला की कब्र कुशाई भी होगी, पोस्टमार्टम होगा, फिर होना चाहिए ताकि फिर पता लगेगा कि एग्जैक्टली फाइंडिंग्स पता लग जाएंगी. शब्बीर आ रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, हमें बेहतर बता सकते हैं कि बैकग्राउंड स्टोरी इसमें क्या है. और एक्चुअली और आप ये देखिए, ये जो वीडियो है जिसमें एक मुल्जिम हवाई फायरिंग करता हुआ बाजार में नजर आ रहा है. अब इसी के बाद की किस्त है जिसमें इस लड़की को, इस खातून को कत्ल किया गया या इससे पहले का कोई मामला है. बट आप देख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा तशवीश इस बात पे भी हो रही है कि रावलपिंडी में, मतलब पीर विदाई जो जानते हैं उस जगह को, वो इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेस. तो अनपॉपुलेटेड एज वेल, बट वेयर वाज द पुलिस? ये एक जिरगा बैठ गया, एक फैसला हो गया और ये सड़कों पर हवाई फायरिंग हो रही है. खबर कैसे नहीं हुई? एग्जैक्टली सड़कों पे हवाई फायरिंग हो रही है. तो ये पुलिस किधर थी? ये बहुत बड़ा सवाल है. और मतलब सड़क पे जिस वक्त ये हो रहा है वो कोई रात का पिछला पहर नहीं है, नहीं दिन दिहाड़े हो रहा है जिसमें सैकड़ों लोग सड़क पे मौजूद हैं. किसी को भी अंधी गोली लग सकती है. बच्चे हैं, खवातीन हैं, बच्चे, मतलब चलता फिरता एक बाजार है जहाँ ये सब कुछ हो रहा है. तो ऑब्वियसली इट इज कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले जो हमने वाकया जिसका कोयटा के भी बाहर एक इलाका है जहाँ हुआ था, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन एक्चुअली फॉर इट टू बी हैपनिंग इन रावलपिंडी इज
और लेट्स सी कि अब इस पे ज़ाहिर है पुलिस कार्रवाई कर रही है। अदालती हुक्म पर आज खबर कुशाई भी की जाएगी, पोस्टमार्टम भी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ उम्मीद है कि इस मामले का पर्सनली नोटिस लें, देखें इसके क्या मुहर्रिकात थे, कितने गिरफ्तार हो गए हैं, आगे किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, कितना मजबूत केस बनाए। क्योंकि उनका जो पहला खिताब था इन पंजाब असम्बली, उसमें उन्होंने कहा था कि मरीम नवाज़ की रेड लाइन है, अगर किसी खातून को हिरास किया गया, हरासा किया गया। 100% मरीम नवाज साहिबा की भी रेड लाइन और किसी की भी रेड लाइन होनी भी चाहिए। CPO खालिद हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, हम ज़रा परेशान भी हैं और चौंका भी दिया है इस विजुअल ने हमें, जहां पूरी पीर विदाई की एक भरी सड़क है, दिन दिहाड़े शख्स हवाई फायरिंग कर रहा है, इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, सब गुजर रहे हैं। क्या इस कत्ल के मुहर्रिकात अब तक आप जान सके हैं? कितने लोग इस जरगे में इन्वॉल्व थे? कौन सी कम्युनिटी है? क्या मामला हुआ? देखें, दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, gruesome मर्डर। इसके साथ जो डिटेल्स ऐड हैं, देखें, फैमिलीज़ ने मिलकर लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की, कश्मीर चली गई और उसके बाद फैमिली ने इसको अगवा की शक्ल देने की कोशिश की, जस्ट टू मिसलीड द पुलिस। और उसके बाद जो पहली एप्लीकेशन हमारे पास आई उसमें इसको अगवा का वाक़या बनाकर पेश किया गया। हमने FIR की, FIR करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली और हमें कुछ ऐसे इशारे मिले कि ये मर्डर केस है और लड़की को कत्ल करके दफना दिया गया है। तो उसके बाद पुलिस की मुद्दत में हमने अगवा के पर्चे को कत्ल के केस में कन्वर्ट किया और तफ्तीश को हमने फैक्ट्स पे और जो भी लीड्स हमारे पास हैं उसके मुताबिक चलाया। अब तक 8-10 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द मेन कल्प्रिट्स जो भी उस। खालिद हमदानी साहब, ये बताइएगा कि जब इन्होंने पहले किडनैपिंग का यानी अगवा किया गया और हमेशा यही होता है जी, उसका केस किया, तो क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी या फिर अगवा और फिर फौरन कत्ल की बात आ गई? देखिए, असल में ऐसे हुआ है कि लड़की को पहले अगवा किया गया, अगवा करके कश्मीर ले जाया गया। ये उनकी एक स्टेटमेंट थी जो इनिशियली, लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस एप्लीकेशन से पहले ही लड़की को कश्मीर से वापस लाकर कत्ल कर दिया गया है और खामोशी से जिन दिनों ये बारिशें हो रही थी उसको दफना दिया गया है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की बातें होती हैं। बॉटम लाइन ये है कि हम इसको मर्डर केस के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। Whoever is involved directly or indirectly will face the full force of law और इंशाल्लाह इसकी बड़ी। अच्छा खालिद साहब, अब ये आपने इसके पहलू वाजे किए हैं कि एक्चुअली जब ये कत्ल अगवा की दरख्वास्त देने आए थे, FIR दर्ज कराने के लिए आए थे थाने में, तब तक अहले खाना लड़की के इसको कत्ल कर चुके थे। ये अहले खाना का अपना फेल है? ये जो शख्स जिसकी वीडियो आ रही है जो हवाई फायरिंग कर रहा है, ये कौन है एग्जैक्टली? इसका लड़की से क्या रिश्ता है? फिर क्या कोई जिरगा बैठा था जिसने ये फैसला किया, या फिर ये सोलली ऑनर किलिंग का केस है जिसमें भाई या बाप ने फैसला किया कि इस लड़की को मार देना चाहिए? हुआ क्या एग्जैक्टली, अगर आप हमसे शेयर कर सकें प्लीज। जी देखिए, एक तो अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है, तो आई विल बी केयरफुल इन शेयरिंग द डिटेल्स विद यू। क्योंकि आगे चल के ट्रायल्स होना होता है, तो मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कि डिफेंस लॉयर्स बाद में यूज़ करें। जो 2-3 मिसकंसेप्शंस में दूर करूं। एक तो जो जरगे का कंसेप्ट है कि ओपन ग्राउंड में लोग बैठें, शहर को पता हो, एलानिया तौर पे फैसला किया जाए कि कत्ल का फैसला हुआ है और फलां शख्स को मर्डर किया जाए, ऐसा नहीं है। ये घर के अंदर बैठकर फैमिली मेंबर्स ने जब लड़की को कश्मीर से ले आए, फैमिली मेंबर्स आपस में इकट्ठे बैठे और जिस शख्स की वीडियो नज़र आ रही है असमतुल्ला नाम का, बीइंग हेड ऑफ द ट्राइब और उस फैमिली का, उस कम्युनिटी का वो बड़ा है, और इन सब लोगों ने मिलकर लड़की को कत्ल करने का फ़ैसला किया और उसके बाद उसको खामोशी से दफना दिया गया। लेकिन हमने जो पूरा क्राइम हुआ है उसके हर स्टेप की हमने तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल कर ली है और वो सबूत हमारे सामने आ गए हैं। जो जो उसमें इन्वॉल्व है
दे हैव बीन अरेस्टेड, कुछ की अरेस्ट को फॉर्मलाइज कर दिया गया है और कुछ को जो है अंडर कस्टडी रखा गया है। आज एक्सहुमेशन है बॉडी की, तो उसके बाद जो कॉज ऑफ डेथ है वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगी और वंस द इन्वेस्टिगेशन इज कंक्लूडेड तो हम आपसे हर चीज़ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बता दीजिएगा खालिद साहब कि ये हम ज़्यादा कंसर्न इसलिए भी हैं क्योंकि जरगे की एक्सपेक्टेशंस कोई दूर दराज इलाकों में से की जा सकती है, लेकिन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रावलपिंडी, पीर वदाई की हम बात कर रहे हैं। इसी इलाके से क्या आपको पहले भी कोई खबरें आई हैं कि यहाँ फैसले जरगे पे होते हैं, कोई इस किस्म की प्रेजेंस है? बिकॉज बात तो अब उठी है ना, क्योंकि ऑब्वियसली एक लड़की का कत्ल हो गया है। क्या इससे पहले भी मामला जो उस इलाके के हैं, उस कबीले के हैं, चले जो आप कह रहे हैं, वो जरगा ही सेटल करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसको जनरलाइज ना करें। दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री और बड़ी रॉबस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस यहाँ की, हमारी हर गली मोहल्ले पर नज़र होती है। दिस इज़ वन ऑड इंसिडेंट और एक हर कम्युनिटी का एक कल्चर होता है, मैं उस पर अभी डिबेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन इट्स अ मर्डर केस, वी आर ट्रीटिंग इट एज अ मर्डर केस। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि घर के अंदर बैठकर ये मर्डर किया गया, लेकिन पुलिस ने इसकी कॉग्निजेंस ली। हमने जिस वक्त इसकी तफ्तीश शुरू की, आई सेंड द पुलिस इन द लोकेलिटी और इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करना शुरू किया, और जब इनको मुलजमान को शक पड़ा कि पुलिस इस केस की तफ्तीश करना शुरू कर दिया पुलिस ने, तब ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट की गई। इनके पहले शादी हुई थी, फिर लड़की को अगवा किया गया और बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द डिसीज्ड। मैं उन इल्ज़ामात वी आर नॉट आल्सो आस्किंग दोस डिटेल्स। जी बिल्कुल जी। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग में सोशल मीडिया पे या पब्लिक में लोग कर रहे होते हैं, तो दीज आर ऑल मिसलीडिंग थिंग्स, मीनिंगलेस थिंग्स। बॉटम लाइन ये है कि वी ट्रीटिंग इट एज अ ग्रूसम कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस और एवरीवन इन्वॉल्व विल फेस द फुल फोर्स ऑफ लॉ। अच्छा, ये जो असमतुल्ला साहब हैं, मतलब हैरानी भी हो रही है कि ये भरे बाजार में इस तरह हवाई फायरिंग अपनी एक हैवी गन है जिससे कर रहे हैं और उसके बाद जाके खातून को कत्ल कर देते हैं। पहले इस कत्ल का कोई शक हो गया था? दरख्वास्त पहली कहाँ से आई थी? जो अहले खाना है वही अगवा की दरख्वास्त लेके आए थे या कहीं से कोई क्लू मिला था कि हाँ जी ये लड़की कत्ल हुई है हमारे मोहल्ले में, हमारी कम्युनिटी में? अगर अहले खाना ये दरख्वास्त लेके ना आते अगवा की, तो ये तो दफनाई जा चुकी थी लड़की, ये तो कभी किसी को कानो कान खबर ना होती या पता लग जाता आपके ख्याल में? देखिए, पता पुलिस ने ही लगाया है, और एक तो इस वीडियो को आप इस डिबेट से सेपरेट करें। दिस इज ओल्ड वीडियो, हवाई फायरिंग हुई है, उसकी FIR हुई है, और लोकल एक इस कम्युनिटी का बड़ा होने के नाते उसकी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी रही हैं, वाइस चेयरमैन भी रहा है अपनी UC का। बस दीज आर मीनिंगलेस अनसब्सटेंटिव चीज़ें हैं ये, इसका मर्डर की तफ्तीश पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई असर नहीं होता। कमिंग टू द जो आपका दूसरा पॉइंट है कि पुलिस ने जिस वक्त इसकी तफ्तीश शुरू की, 17 को लड़की का मर्डर हुआ ऑफ दिस मंथ, 17 जुलाई को, और जो ही मर्डर हुआ उसी रात ही हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी कि कोई अननेचुरल डेथ हुई है इस लोकेलिटी में। उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जब पुलिस टीम्स ने काम शुरू किया, तो 20th को इन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी कि लड़की को अगवा किया गया है, कि वाकये को कोई और रंग दिया जाए, क्योंकि इन्हें शक हो रहा था कि पुलिस अब पूछ रही है। जी ऐसा ही है, पुलिस ने ही इस सारे केस को अनर्थ किया और इसकी मुद्दई बनी पुलिस, और इसको हम अब मर्डर केस के तौर पे इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। और हमदानी साहब, आप जो कह रहे हैं 17 को ही आपको पता चल गया था कि कोई इस तरह नेचुरली एक डेथ टाइप हुई है, 20th को किडनैपिंग वाला हुआ, वो लड़की की फैमिली ने खुद कहा कि हमारी बच्ची किडनैप हो गई है? जी ऐसे ही है। मुल्ज़मान को जब अंदाज़ा हुआ कि पुलिस इस वाक़े के करीब पहुंच रही है, असल में सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कि लड़की को रात के वक्त मर्डर करके खामोशी के साथ, जब शदीद बारिशें पिंडी में हो रही थी, कब्रिस्तान में जाकर दफना दिया गया खामोशी से, और फिर कब्र का निशान मिटाया गया।
और हमने ना सिर्फ उस कबर को लोकेट किया, उसको उस प्रीमिसेस को सिक्योर किया, वहाँ पे गार्ड लगाई, बल्कि द होल चेन ऑफ जो इवेंट्स थे उन सब को हमने अनकवर किया। अच्छा हमदानी साहब, लास्टली ये जो इसका शौहर है खातून का, जो मकतूला का शौहर, ये महफूज है? क्योंकि इससे पहले हमने वाक़यात में, मुतअद्दिद वाक़यात में देखा है कि लड़का भी कत्ल होता है और लड़की भी कत्ल होती है। यहाँ इन्होंने अपनी बच्ची को तो मार दिया, क्या इनका कोई ऐसा मंसूबा था कि इस लड़के को भी निशाना बनाएंगे या इस बच्चे को कोई प्रोटेक्शन मिली है? क्या सिलसिला है? या इसको गिरफ्तार किया हुआ है? बाज़ मुतज़ाद इत्तलात ये भी आ रही हैं। फॉर क्वेश्चनिंग और क्लैरिटी ऑफ द इवेंट्स के लिए अभी वो पुलिस के पास है, और हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं और जो भी उसका रोल होगा वो डिटरमिन होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन दिस इज प्री मैच्योर टू से कि उसकी लाइफ को कोई थ्रेट्स हैं या उसको कोई थ्रेट दी गई है। अगर कोई थ्रेट दी गई है, उसको कोई थ्रेट है, तो वी विल टेक केयर ऑफ हिम। गॉट इट। बहुत शुक्रिया खालिद हमदानी साहब, सीपीओ रावलपिंडी हमारे साथ थे। वी वांटेड टू नो डिटेल्स क्योंकि इसलिए बड़े एक खबर भी बड़ी अजीबोगरीब है, और ख़ासतौर पर रावलपिंडी के एक इलाके से आना, कहीं से भी आए तो खबर अच्छी नहीं है, लेकिन यू वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ दे वुड बी मोर। शबीर आ रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर बताइएगा, अभी हम सीपीओ साहब से बात कर रहे थे खालिद हमदानी साहब से, उन्होंने भी केयरफुली मोहतात अंदाज में हमसे काफ़ी डिटेल्स शेयर की हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या? मतलब ये पहली शादी, दूसरी शादी, बहुत सारा इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने की कोशिश की गई है, जो कि सीपीओ साहब कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर ये एफर्ट की जा रही है ताकि केस को ख़राब किया जा सके। दिस इज़ जस्ट अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। शबीर, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी अब आ रही है जी। आपके पास क्या तफसील है इस कत्ल के वाक़े से मुताल्लिक? हमें अभी सीपीओ खालिद हमदानी साहब भी बता रहे थे, ज़ाहिर है बहुत से वर्जन्स आ रहे हैं, उस विक्टिम ब्लेमिंग तो होती ही है हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात में। आप हमसे बताइएगा, आप पुलिस ने आपसे क्या शेयर किया है? जी अब्दुल्ला, इसकी मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। 11 जुलाई को इस लड़की का अपने शौहर के साथ झगड़ा होता है। उसके बाद ये अपने वालदा के घर आती है, क्योंकि इसके जो वालिद हैं वो फौत हो चुके हैं और इसकी वालदा ने लड़की के चचा से शादी की है। इसने घर आके अपनी वालदा को बताया, ये पुलिस राय का कहना है कि जो इनके शौहर है ज़ियाउर रहमान, उन्होंने इनको ज़ुबानी तलाक दे दी है। और उसके बाद ये लड़की 11 जुलाई को ही उस्मान नामी लड़के के साथ मुजफ्फराबाद चली जाती है और ये अपनी वालदा को भी बताती है कि मैं अब उस्मान के साथ शादी करूंगी क्योंकि मेरे वहाँ पे लड़ाई झगड़े, ये उनकी वालदा को भी पता होता है। उसके बाद जब ये मुजफ्फराबाद चले जाते हैं, 12 जुलाई को जो लड़के का वालिद है मोहम्मद अलियास, वो इनको अदालत लेके जाता है। वहाँ पर सारी निकाह की जो है सारी कार्रवाई होती है। लड़की अपना बयान भी अदालत में जमा कराती है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू वो अपनी मर्जी का जो है एफिडेविट जमा कराती है। उसके बाद 4 दिन बाद 16 जुलाई को जो लड़की की फैमिली है वो मुजफ्फराबाद जाती है। करीबन 10 से 12 लोग इस लड़के के घर में दाखिल हो जाते हैं और असला समेत और उनको डराते हैं, धमकाते हैं और लड़की को ज़बरदस्ती वापस ले आते हैं। ये लड़के वालों को ये जो जी हम सुन रहे हैं आपको शबीर, कंटिन्यू प्लीज। जी ये जो 8-10 लोग जिसमें असमतुल्लाह खान भी शामिल है जिसने इस जरगे की सरबराही की है, लड़के वालों को, उस्मान जो लड़का है उसके घर वालों को धमकियां देते हैं, डराते हैं असला लेकर। तो उसके बाद ये उनको बताते हैं कि अब चूँकि निकाह हो चुका है लिहाजा हम इसको वापस ले जाते हैं और बाकायदा तौर पर इज़्ज़त से इसकी रुखसती करते हैं। 16 जुलाई को ही ये इसको वापस ले आते हैं। 16 जुलाई को ही रावलपिंडी में पीर बदाई फौजी कॉलोनी में जिरगा होता है, जिस जिरगे की सरबराही असमतुल्लाह खान करते हैं। और दोनों फैमिलीज़, जो लड़की की फैमिली है और जो लड़के जो इसका शौहर है, साबिक शौहर जिसका नाम ज़ियाउर रहमान है, उसकी फैमिली बैठती है और इस जरगे की सरबराही असमतुल्लाह खान करता है। और जरगे में ये फैसला दिया जाता है कि जी लड़की घर से भागी है
और ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको कत्ल किया जाए। उसके बाद इस लड़की को गला दबाकर कत्ल किया जाता है और 17 जुलाई की सुबह यानी 17 जुलाई को जो शदीद बारिश हुई, रावलपिंडी में 250 मिलीमीटर बारिश हुई, उसी शदीद बारिश में इस लड़की को सुबह 6 बजे कब्रिस्तान लाया जाता है। और ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे अकब में आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा होगा। ये छती कब्रिस्तान है रावलपिंडी पीर वदाई फौजी कॉलोनी का। यहाँ उसको लाया जाता है एक लोडर रिक्शे में और उसके ऊपर त्रिपाल डाला जाता है और पॉलीथीन बैग में उसकी लाश लाई जाती है। यहाँ पर जो कब्रिस्तान के गोरकन हैं और जो कब्रिस्तान की इंतज़ामिया है, सेक्रेटरी वगैरह, उनको कॉल किया जाता है। चूँकि ये असमतुल्लाह खान बड़ा असर और रसूख रखने वाला इस इलाके में और एक ताजर तंजीम का सरबरा भी है। इसका यहाँ आपने देखा होगा वीडियो में इसके असला लहराते हुए फायरिंग करते हुए, तो इसका बड़ा दबदबा है यहाँ पर। तो इसने कब्रिस्तान की इंतज़ामिया को भी कॉल किया और फौरी तौर पर एक कब्र तैयार की गई और इस लड़की को दफन किया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ाया गया, लेकिन पुलिस ज़राए ने कल जो गोरकन ने पुलिस को बयान दिया उसमें बताया गया है कि इस लड़की का जो जनाजा है वो घर में ही पड़ा गया और इस लड़की को दफन किया जाता है। उसके बाद कब्र का निशान मिटाया जाता है। अच्छा, ये कहानी सामने के ये 16-17 जुलाई तक की कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मंजर आम पर करीबन 20 जुलाई तक नहीं आई। जब 21 जुलाई को इसकी FIR होती है, जो लड़की का जो मकतूला का शौहर है ज़ियाउर रहमान, वो जब ये FIR कराता है जी मेरी जो एहलिया है वो भाग गई है और वो जेवरात पैसे लेकर गई है, तो उसको ढूंढा जाए। उसके बाद जब पुलिस इस इलाके में जाती है फौजी कॉलोनी के मोहल्ले में, वहाँ से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को बताया कि इस लड़की का कत्ल हुआ है और उसके बाद ये सारी जो कहानी है वो सामने आती है और गिरफ्तारियाँ होती है और जो लड़की के वालदैन है या जो लड़के के वालदैन है, मकतूला शौहर का जो साबिक शौहर है, उसके भी उनके घर वाले भी पकड़े जाते हैं। करीबन 8 से 10 लोग जो है इस वक्त गिरफ्तार हैं और जो असमतुल्लाह खान है जिसने इस जरगे की सरबराही की है, वो भी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। और आज चूँकि जो मकतूला की कब्र कुशाई होनी है, अदालत ने आज कब्र कुशाई के अहकाम जारी किए हैं। अभी हम कब्रिस्तान में हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ अदालती अमला पहुँचेगा, डॉक्टर्स की टीम पहुँचेगी, सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल है। अब जब मकतूला की जो बॉडी कब्र कुशाई होगी और मज़ीद बहुत शुक्रिया, हक़ाइक़ सामने आएंगे, आपसे लेते रहेंगे। लेकिन हार्ट ब्रेकिंग खबर, अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग एज वेल, बट लिटरली एक तलाक हुई, वो चली गई, दूसरी जल्दी से निकाह भी हो गया, मतलब ये विद इन अ वीक 10 डेज सब कुछ हो रहा है और फिर कत्ल भी उसी दौरान हो गया। तो जैसे जैसे ऑब्वियसली अपडेट्स आएंगी वी विल शेयर विद यू, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन्वेस्टेड कि ये जिरगा के कैसे डिसाइड कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम्स थी उधर डेफिनेटली, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग किस तरह हो रही है। रावलपिंडी जैसे शहर में आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरह किसी इंसान को कत्ल कर देंगे, उसकी कब्र का निशान मिटा देंगे और किसी को खबर नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, वी आर टेकिंग अ ब्रेक राइट नाउ, विल बी राइट बैक। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल के एक स्लॉटर हाउस से कई मन गधे का गोश्त मिलने की खबरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। और स्लॉटर हाउस से आपको बता दें कि 14 गधों की बाकियात और 45 गधे जिंदा बरामद किए गए हैं। तो आप समझ ही लें कि सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं। जो फैक्ट्री वहां ऑपरेट हो रही थी वहां पे भी कुछ गैर मुल्की बाशिंदे नजर आ रहे थे। नहीं तो पता यही चला ना अब्दुल्ला कि स्लॉटर हाउस जो है वो गैर मुल्की बाशिंदों ने मकामी शख्स के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि उन्हें कंज्यूम करना होता है इस किस्म का गोश्त। तो जाहिर है हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद है गैर मुल्की लोगों की जो यहाँ नौकरी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में डिप्यूटेड हैं, काम करते हैं। स्लॉटर हाउस में जिंदा भी गधे थे और गधे काटने के बाद उनके जो स्टेक्स वगैरह हैं, रिब्स वगैरह हैं, उनका कोल्ड स्टोरेज में सारा एहतमाम वगैरह ना करे ना, फिर बात तो वहीं आ गई ना। तो गोश्त को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया, फिर गोश्त का कुछ पाकिस्तान में गैर मुल्की बाशिंदों को भिजवाया जाता था और जबकि गधे की खाले और गोश्त बैरून मुल्क बरामद कर दिया जाता था। अच्छा, तो ये वंडरिंग कि if they had all the licenses that are required for it। क्वेश्चनेबल बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे इनको इजाजत थी, क्योंकि ये बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस हो सकता है पाकिस्तान। तो गधों को ज़िबा करने के लिए
कसाई भी बैरून मुल्क से बुलवाया गया था। तो ये पूरा एक प्रॉपर किस्म का था। अब हमारे यहाँ कौन सा कसाब होगा जो गधे करेगा? तो पुलिस ने जी 2 गैर मुल्कियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और जराए बताते हैं कि गधों के गोश्त की मकामी मार्केट्स में सप्लाई के कोई शवाहिद नहीं मिले। ओके चलो जी, केस सारा सामने आ गया। अब इसमें ये है कि ये अगर आप कहीं शिनबारी खा रहे थे और आपको लग रहा था कि आपने गधा खा लिया है करनौल के करीब, तो हो ही इस खबर के बाद तो लोग बहुत ही जांच पड़ताल करेंगे कि हम एक्चुअली खा क्या रहे हैं। चीज जब पक जाए तो पता नहीं चलता कि क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर तो ये बाय द बुक सब कुछ हो रहा था, जहाँ कसाई भी बाहर से आया हुआ है, सप्लाई भी इंटरनली नहीं हो रही, बाहर सब कुछ जा रहा है, डिड दे हैव द रिक्वायर्ड एनओसीज दैट आर रिक्वायर्ड? हाँ, क्या मतलब? लेकिन लाहौर में आपको पता है इस किस्म का केस हो चुका था इससे पहले, और लाहौर में क्योंकि वो लाहौर में बांटा जा रहा था, वो लाहौरी मार्केट को खिलाया जा रहा था। सो अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बताएंगे इस वाक़े की मज़ीद तफसील। अयाज बताइएगा, गोश्त गधे के गोश्त बेचने का ये पहला वाक़या तो है नहीं, इससे पहले लाहौर में ये मामला सामने आया था, लेकिन ये तो प्रॉपर एक सिस्टम है, इतनी बड़ी मिकदार में गोश्त है, जिंदा जानवर भी खड़े हैं। एग्जैक्टली क्या पता लगा है? जो हमने बताया है वो है, इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन है तो प्लीज शेयर विद अस। ये जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, ये संजानी पुलिस स्टेशन संजानी का इलाका था, थाना और साथ तरनोल इस्लामाबाद में एक जगह है, वहाँ पर एक प्राइवेट स्लॉटर हाउस बनाया गया था जो कि एक लोकल आदमी था जिसका नाम मोहम्मद मालिक था, उसके जो है इश्तराक से इसको बनाया गया था। और गैर मुल्की जो है वो पड़ोसी मुल्क के जो 2 बाशिंदे थे वो उसमें काम कर रहे थे। एक जो ये एक्सपोर्ट करने के हवाले से जिसका प्लान था, और दूसरा ये गधों को उनको ज़ुबा करना, उसका गोश्त बनाना और उसकी खाल को अच्छी तरीके से उतारना। ये एक्सपर्ट कसाई जो है उसको भी पड़ोसी मुल्क से लाया गया था और वो इस पर काम कर रहा था। अब ये मामला क्या था कि जब पहले तो खबर ये आई कि शायद ये पता नहीं गधों का गोश्त जो है वो बिक रहा है मार्केट में, लेकिन हमने जब इस पर तहकीकात की तो हमारी तहकीकात के मुताबिक ये जो गधों की हवाले से ये जो स्लॉटर हाउस था, इसमें गधे और गोश्त, उसका जो गोश्त है उसको अलग और जो उसकी खाल है उसको अलग रखा जाता था। वहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज भी बनाया गया था। ये गोश्त बेसिकली यहाँ पर जो गैर मुल्की लोग रहते हैं उनको सप्लाई होना था और बाकी एक्सपोर्ट होना था पड़ोसी मुल्क के अंदर, और जो खाल है उसको भी एक्सपोर्ट करने के हवाले से बात हो रही थी। तो ऐसी कुछ चीज सामने नहीं आई कि जिससे कुछ शवाहिद सामने आए हों कि ये गोश्त मार्केट में किसी होटल पे सप्लाई हो रहा था या किसी और जगह पर जो है वो इस्तेमाल हो रहा था। इस किस्म की कोई शवाहिद ना तो अभी तक मिले हैं, ना पुलिस को मिले हैं, ना दीगर फूड अथॉरिटी के हुकाम को मिले हैं, और ना किसी और एजेंसी को मिले हैं कि जिनसे मालूम हो कि किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी छोटे बड़े दरमियाने लेवल के रेस्टोरेंट को सप्लाई हो रहा था। अब अयाज ये भी बताइएगा, अब ये गोदाम पकड़ा जाना इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की एक कामयाबी तो है, लेकिन पता नहीं कि कब से ऐसा काम हो रहा था, ये भी नहीं पता कि कितनी और ऐसी जगह होंगी। तो ये सब मार्केट में भी बल्कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो श्योर के ये मार्केट में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या ये फूड अथॉरिटी की नाकामी ना हुई कि उनको पता अब चला और अभी वो अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है? ये भी गैर कानूनी स्लॉटर हाउस था मतलब इनके पास कोई इजाजतनामा नहीं था किसी किस्म की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या मिनिस्ट्री से, किसी किस्म की कोई यहाँ पर इनके पास कोई लीगैलिटी नहीं थी कि जिसके बिना पर ये इस काम को यहाँ कर सके। अगर इन्होंने करना ही था तो बाकायदा तौर पर इसका एनओसी दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस स्लॉटर हाउस की इजाजत देती है। तो उसमें फिर आप ये डिक्लेयर करते हैं कि ये जो सारा मामला है ये कर क्यों रहे हैं, इसका मकसद क्या है, और ये गोश्त इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि ये मार्केट में ना जाए, और जो जा रहा है वो किस तरीके से उसकी पैकिंग हो रही है, पूरे उसके लवाजमात होते हैं, एसओपीज होती हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद जो है ये तमाम प्रोसेस है। तो इस तरीके के अभी तक ये पहला आया है, ये भी फूड अथॉरिटी की इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि मार्केट में आना था या नहीं आना था ये तो बात की बात। क्लियर देना चाहते हैं जियो के नाज़रीन की तवज्जो से कि ये गोश्त ना तो मार्केट में बिका है, ना इसने बिकना था, और ना इससे पहले किसी ने इसको खरीदा है, ना इसका कोई खरीदार था। प्योरली इसको फ्रीज करने के बाद, इसको डंप करने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना था। अच्छा, यही तो सारी बात है कि इतनी इन्वेस्टमेंट हुई इस स्लॉटर हाउस पे, गैर मुल्की इन्वॉल्व है, गोश्त यहाँ बिक भी नहीं रहा, बाहर जा रहा है, तो फिर एनओसीज वगैरह क्यों नहीं लिया? दैट इज अ क्वेश्चन कि सब कुछ ही ठीक हो रहा है अगर, तो आप फिर इसको प्रॉपर चैनल के थ्रू अब ये मुल्ज़िमान जो है वो ज़ाहिर पुलिस के पास है, मुकदमा भी हो गया है, क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या कानून में गुंजाइश है इस तरह का मिसबाखाना खोलने की जहां एक्सपोर्ट की नीयत से गधे ज़िबा हो रहे हैं? देखिए जी, इसमें 2 अफराद जो है वो गिरफ्तार है। एक जो गैर मुल्की जिसने एक्सपोर्ट करना था, एक वो कसाई गैर मुल्की जो ये इसको बना रहा था।
तो जो प्राइवेट जो पाकिस्तानी बाशिंदा था वो फरार है, वो तो नहीं है। अब पुलिस जो है वो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी तकरीबन कर लिया। अब इसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाएगा। वहां पर अब ये मुल्ज़िमान के वकील ही प्रूफ करेंगे कि ये जो इलीगल काम हो रहा था ये किस बिना पे हो रहा था और इसको किस पर्पज के लिए, और वो कैसे स्टैब्लिश करता है कि गोश्त ओपन मार्केट में ना तो जाना था ना गया है। तो ये थोड़ा सा मामला है ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ शवाहिद अभी तक नहीं मिले। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी, फूड अथॉरिटी को भी, कि ये किसी प्राइवेट जो है वो किसी होटल रेस्टोरेंट में बिका हो तो वो तो संगीन जुर्म है। बट हाँ, गैर कानूनी स्लाटर हाउस के ऊपर जो दफात लगी हैं फूड अथॉरिटी के हवाले से, वो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और देखते हैं, अभी तक तो वो उनको जो है वो आज पेश किया जाएगा मकामी अदालत में दोबारा। तो देखते हैं कि इस हवाले से अब अदालत क्या फैसला करेगी। जब FIR होती है तो प्योरली फिर ये अदालत की सवाबदीद है कि वो इनको छोड़ते हैं, जमानत देते हैं, इनको कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आपका अयाज। आप कह रहे हैं कि ये आपने तसल्ली कराई है हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को, कहीं लोग मार्केट में नहीं गया। ज्यादा तसल्ली हुई नहीं, क्योंकि जो चीज ही इलीगल चल रही है अब उसमें किसी को क्या पता कि वो और इलीगल फूड विद इन पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। नंबर 1, नंबर 2, इट्स सच अ प्रॉपर थिंग। देखा था आपने पैकिंग किस तरह हुई थी उस गोश्त की, मतलब कोई इंटरनेशनल क्वालिटी टाइप चीज लग रही थी। दोबारा से इट बेग्स क्वेश्चन कि क्यों ये प्रॉपर तरीके से विद लाइसेंसेस विद NOCs ये काम क्यों नहीं हो रहा था। बिकॉज इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर बाहर इसकी डिमांड है और यहाँ से एक चीज़ बाहर जा सकती है तो व्हाई नॉट। Isn't that what we all want? हमारे पास तो फिर ये करने वालों ने गधे मौजूद हैं और हम इस कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना ये लाइफ स्टॉक, तो फिर व्हाई नॉट। और गधे बाय द वे कोई सस्ते नहीं होते हैं। अगर किसी को शक हो रहा हो, ये जिंदा सलामत ठीक सेहतमंद गधे जो खड़े हुए थे ये लाखों के होते हैं। ये ना समझे कि अनलेस कोई चोरी करके कोई गधा लाया हो या मुर्दार गधे ज़िबा किए जा रहे हो, यहाँ ठीक ठाक गधे खड़े हुए थे, मौजूद थे। तो लिहाजा दिस इज एन एक्सपेंसिव एनिमल एज वेल। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें ये जरूर पता करना चाहिए कि वाई, मतलब ये जो साफ सुथरी एक चीज सामने कर सकते हैं आप विद लाइसेंस, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, क्यों इस तरह छुप के हो रही थी और कितने और हैं ऐसे। ओके, तो ये तो हमने सवाल छोड़ दिए। आइए अब ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिशें चल रही हैं और एक्सेप्ट कराची ऑफ कोर्स, मगर जहां बारिश नहीं हो रही वहाँ गर्मी और हब्स ने डेरे डाले। हाँ, ह्यूमन बहुत है। अच्छा, लाहौर में आपको बता दें कल खासा गर्म मौसम था और हब्स वाला दिन था बड़ा, और एक वक्त में दर्जा हरारत जो था वो 36 तक जा पहुंचा, मगर महसूस जो था ना वो 10 डिग्री आप ऊपर ही कर लें, क्योंकि आपको पता है 36 टाइप हो, हाँ 36 टाइप 35 36 हो, ह्यूमिड भी हो तो मौसम तो फिर और ये वो गर्मी होती है जब लाहौर में आप खड़े हो ना, और आप मतलब आप नहा के भी निकलें तो जितनी देर में आप चेंज करते हैं आप उतनी देर में पसीनों में शराबोर हो चुके होते हैं। तो कराची में भी आपको वैसे बता दें ये कल मौसम जो था वो गर्म रहा, मगर और वो हब्स नहीं होता यहाँ पे जो लाहौर और इस्लामाबाद में, वो अलग ही लेवल की ह्यूमिडिटी और हब्स होता है। सो अच्छा, आने वाले दिनों में भी आपको बता दें किसी बड़ी बारिश का इम्कान कम है। कहा जा रहा है कि जुमेरात को हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मैं नहीं बता रही इसके बाद, क्योंकि ये झूठ है, हम क्यों बता रहे हैं, बस कुछ गुनगुना लेंगे कुछ बादल, बाकी इसके आगे नहीं हो रही भाई, नहीं होगा, कोई बारिश ऊंचा सुर नहीं लगेगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। और छोटा सा हमने आपको बताया है कि वो थोड़ा सा करके बारिश का एक छटा। मुल्क में अब तक बारिशों से होने वाले नुकसानात की बात करें तो NDMA के मुताबिक मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 272 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 650 जख्मी हैं। सयाहती इलाकों में लोगों को निकालने के लिए अभी भी कोशिश जारी है। फेरी मेडोज में अभी भी सयाह फंसे हुए हैं और दयामर के हालिया सैलाब में एक और फैमिली के लापता होने की इत्तला मिली है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक लापता होने वालों में लियाकत, अहलिया उनकी शबाना, उनके 4 बच्चे शामिल हैं। शाहराह बाबूसर पर निजी TV चैनल की एंकर पर्सन शबाना लियाकत का पर्स मिल गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 सयाह शाहराह बाबूसर में सैलाबी रेलों में बह गए थे। लापता सयाहों की तलाश के लिए सुराग रसा कुत्तों की मदद ली जा रही है, ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। दयामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज में लैंडस्लाइडिंग हुई है। इसके बाद जो फंसे हुए लोग अभी तक उन नहीं निकाले जा सके, बेसिकली नहीं किया जा सका। और बात ये है कि अब तो यकीनन ये सारे वही लोग फंसे हुए हैं जो वहाँ थे कुछ अरसे से, बिकॉज नोबडी शुड बी गोइंग दैट वे एट ऑल। इसलिए आई एम थिंकिंग कि वो इतना एडवेंचर अब लोग नहीं करने जा रहे, ये ऑलरेडी वहाँ थे। क्योंकि ये सवाल भी हम उठाते रहते हैं ना कि वाई आर पीपल गोइंग दैट वे। अच्छा, ख़राब मौसम के बायस आपको ये भी बता दें कि हेली सर्विस जो है वो भी मुअत्तल करना पड़ी, वरना वो भी काफ़ी लोगों को निकालने में मदद थी उसकी। सयाहों को बजरिया रोड लाने में ऑब्वियसली दुश्वारी
का सामना तो है। और ये भी आपको बता दें कि थोर मीनार के इलाके में दरियाए सिंध से कल एक खातून की लाश मिली है और मुमकिन तौर पर ये लाश जो है ये शाहराह बाबूसर में रेले में बहने वालों में से किसी की भी हो सकती है। अब आप पानी में बह जाए तो फिर इंसान कहाँ तक पहुँचता है, मतलब फिर किसी वो को किस क्या कोने पता? जाके मिले, आप क्या कर सकते हैं? हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक आपको बता दें गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और दरियाए सिंध में तौसा और गुडू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 50 बस्तियों के सैलाब मुतासरीन जरूरी सामान सरों पर उठाकर गहरे पानी से निकल गए हैं, मगर जाए पनाह उन्हें नहीं मिल सकी है। झंग में दरियाए चनाब में तुगयानी देहात ज़ेर-ए-आब हैं। वसी रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब के गिर्द कटाव में इजाफे से दर्जनों देहात की सैकड़ों एकड़ ज़राई अराज़ी दरियाबुर्द हो चुकी है। ये है सूरत हाल। अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं और हमें मौसम की सूरत हाल से भी बताएंगे। कुछ दीगर मामला जो हैं उन पे भी हम इनसे मालूमात हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। बताइएगा, अभी दोबारा बताया जा रहा है कि एक स्पेल आएगा, इसकी क्या शिद्दत होगी? पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में कौन कौन से इलाके इससे मुतासर होंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आज से जो है एक और मानसून का सिलसिला जो है मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर करने जा रहा है और इस सिलसिले की इंटेंसिटी प्रीवियस से कुछ ज़्यादा होगी। और इसमें आप अगर बात करते हैं तो तकरीबन पंजाब के तमाम इलाके इसमें इंक्लूड होंगे। इसके साथ साथ केपी, जीबी, कश्मीर और बलूचिस्तान के शुमारी इलाकों में बारिश होगी, जबकि ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो बलाई पंजाब के ऊपर और केपी के ऊपर होगा, जिसमें अटक, इससे मुलिका इलाके, इसके साथ साथ डीजी खान और ऊपर सरगोदा और उसके साथ खुशाब और इससे मुलिका इलाके, इस जीबी में अक्सर इलाकों में बारिश होगी। और इसके साथ साथ जो है हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है जिसमें सियालकोट, नारोवाल और जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ इंटेंस रेन नज़र आ रही है। लाहौर में भी एक इंटेंस रेन का स्पेल होगा। तो जब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बारिश होगी तो जो हमारे दरिया हैं इसमें दोबारा जो है वो तुगयानी के खतरात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो हमारे ईस्टर्न दरियाज हैं वो भी और दरियाए सिंध में भी। इसके साथ साथ जब केपी के इलाकों में चार सद्दा मर्दान और उससे मुलिका इलाकों में इंटेंस रेन होगी तो दरियाए काबुल में भी तूफ़ानी के खदशात होंगे। अच्छा अंजुम साहब, ये बताइएगा कि ये आज जो है वो 28 है, हम ये कौन से दिनों की बात कर रहे हैं, मतलब कोई डेट है? क्योंकि ऑब्वियसली इतना तो आप लोग फोरकास्ट कर देते हैं कि कब से एक्सपेक्टेड है ये सब। देखिए, ये सिलसिला आज से स्टार्ट होगा, जिसमें कल और परसों का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और कल और परसों के दिन जो है जो मैंने इलाके बनाए, इन इलाकों में जो है वो शदीद रेनफॉल हो सकती है। अच्छा अंजुम साहब, जहां हम पहाड़ी इलाकों की और मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं, वहीं सर्दन साइड पे पर्टिकुलरली कराची में अभी तक सिर्फ एक ही बारिश हुई है मॉनसून की। सो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि हम यहाँ कोई बारिश होगी, कुछ बादल बरसेंगे? बिकॉज सर्टनली यहाँ भी ज़रूरत तो है बारिश की। देखिए, अभी हम मॉनसून का तकरीबन हमने 1 महीना जो है वो तकरीबन अभी पास ऑन किया है। अभी 2 महीने बाकी हैं और फिल वक्त जो है वो पैरामीटर्स जो हैं वो मेट्रोलॉजिकल वो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे कि सदर्न साइड पर कुछ बारिश हो। ताहम इस बात की तवक्को है कि मिड ऑफ अगस्त के बाद से कुछ अच्छी बारिशें नज़र आ रही हैं बशमूल कराची सिंध के अंदर। मिड ऑफ अगस्त के बाद से कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश। अच्छा अंजुम साहब, हम एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कराची में। वैसे तो बारिश कोई खास हो नहीं रही, लेकिन अगर थोड़ी बहुत अगर हो भी जाती है तो बड़ी टूट टूट के कराची की किसी एक इलाके में, किसी और इलाके में, दूसरे इलाके को पता भी नहीं होता। मतलब ओवरकास्ट तो मुसलसल है, ओवरकास्ट तो चलो है और लगता भी है जैसे बारिश होगी और फिर कहीं किसी इलाके में हो भी जाती है। तो ये भी एक नॉर्मल पैटर्न है कि ओवरऑल कोई जिसको कहते हैं ना खुल के बारिश ना होना और कहीं कहीं बरस जाना। देखिए, ये मॉनसून का प्रॉपर पैटर्न है। मॉनसून में इसी तरह होता है कि कहीं बारिश हो गई, कहीं नहीं गई।
इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमें अरेबियन सी से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रही है। उसकी रीज़न ये है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर हैं अरेबियन सी के वो मामूल से कम हैं, जिसकी वजह से मुल्क के बलाई इलाकों में तो बारिश हो रही है, ताहम जो मुल्क के जनूबी इलाके बशमूल कराची है उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रही। जैसा कि जब लास्ट स्पेल आया था, लास्ट सिस्टम कराची को जब उसने हिट किया था तो क्लाउड तो बहुत इंटेंस थे, लेकिन रेन बैंड्स नहीं बन सके, जिनकी वजह से कोई प्रॉपर बारिश नहीं हुई। अभी भी आने वाले 2 से 3 रोज के दौरान मौसम इसी तरह खूबसूरत रहेगा। कराची में मतलब जो है तकरीबन अबरालूद रहेगा, समुद्री हवाएं भी अच्छी रफ्तार से चलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका अंजुम साहब। हम गिल्टी हो जाते हैं कराची में बारिश की दुआ करते हुए भी, बिकॉज वी नो व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। हाउएवर थोड़ी सी हो जाए बारिश। वैसे अभी एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, एक और अब देखिए खबरों का मतलब ये होता है कि कोई ख़ास खबरें वैसे नहीं होती हैं, और ये वाली तो हमें बहुत ही दुख है इस पे। हाँ। जो सवात में हुआ, हाँ, खास से मुराद है इनका कि कोई बहुत ही हैप्पी न्यूज़ नहीं, ये था मतलब इसका। ठीक नहीं, इनको पता है कि क्या मतलब था। नाउ पीपल हु नो मी नो व्हाट आई एम सेइंग, बट एनीवे बात हो रही है जी सवात मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से हलाक तालिब इल्म के केस में पुलिस अब तक कई मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है, और 2 मरकज़ी मुल्ज़मान अभी तक मफरूर हैं, जिनकी तलाश पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई है। यही सारी बात है ना कि कितनी जल्दी ये लोग भाग जाते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग इज़ रॉन्ग। मदरसा जो है वो पहले ही सील किया जा चुका है, और मुल्क में उस्ताद के हाथों तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत का ये कोई पहला वाक़या भी नहीं है। लेकिन कदर हौसला अफजा बात यह है कि इस बार इलाके के लोग भी इस वहशियाना वाक़े के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। पुलिस वाज़े तौर पर कह चुकी है कि वो मुल्ज़िमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। पुलिस की यकीन दहानी अपनी जगह है, मगर देखा यही गया है कि आमतौर पर ऐसे केसेस में मुल्ज़िमान किसी न किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि मौजूदा कानून के मुताबिक ऐसे अफराद किसी सूरत सज़ा से बच नहीं सकते। बहुत सारे वालिदैन और बच्चों को मालूम नहीं है, ये सुनिएगा, कि माजी की तरह बच्चे की तरबियत या अच्छी नीयत के तहत भी कोई टीचर अब बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता। ये जुर्म है, ये जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है, ये जुर्म है। मगर मसला ये है कि कानून पर अमल नहीं होता। अल्लाह करे कि इस बार मुल्ज़िमान को सज़ा भी हो, ताकि आइंदा ऐसे लोग अपने बच्चों पर या दूसरों के बच्चों पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचें। उम्मीद की जा सकती है। शहजाद रॉय हमारे साथ हैं, सरबराह हैं ज़िंदगी ट्रस्ट के, समाजी कारकुन हैं, सिंगर हैं। शहजाद क्या हाल है आपका? शहजाद, एक दफ़ा आप हमारे शो पे भी आए थे और द लॉ अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट उस पर बात हुई थी, एंड वी वर होपिंग उस पर एक पूरा कैंपेन भी चला था कि काफ़ी लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, लेकिन नॉट इन सवात अपेरेंटली, नॉट इन दिस केस। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और आप जस्ट इमेजिन के माँ बाप 11-year-old सन, आप बच्चे को स्कूल भेजें, मदरसे भेजें पढ़ने के लिए, और फ़ोन कॉल आए कि उसको मार दिया है या वो मर गया है। ये कितनी ख़तरनाक किस्म की न्यूज़ होगी किसी भी बाप के लिए, किसी भी माँ के लिए। देखिए, सेक्शन 89 जिसकी आप बात कर रही हैं, जो कि हमने जियो पर शो किया था, चल पड़ा, और फिर 2019 में चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारी जिंदगी ट्रस्ट की पिटीशन पर सेक्शन 89 पूरे मुल्क से खत्म हो गया और अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें कहा जाता था कि आप गुड फेथ में मार सकते हैं। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। लेकिन ये लॉ बनने से माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि जब 2012 में हमारा शो खत्म हुआ था, तो फिर लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू की थी। हुआ ये कि जब भी कोई टीचर बच्चे को मारता था, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, वो कह रहा है मैंने इसको मारा था, इसका सर दीवार पे लगा और ये देखिए मर गया, मैंने तो उसके कान पे थप्पड़ मारा था क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा था और उसकी हेयरिंग चली गई, किसी की आंख चली गई। तो हर दफा जब पुलिस पकड़ती थी उनको, तो सेक्शन 89 में लिखा होता था कि गुड फेथ में मार सकता है। तो कहता मैंने गुड फेथ में किया था, मेरा मकसद इसको जान से मारना या इसकी कोई हेयरिंग तबाह करना नहीं था, तो वो बच जाते थे। सेक्शन 89 जब 2019 में हमारी पिटीशन पे खत्म हो गया, उसके बाद तो अब कोई बच ही नहीं सकता। ये नहीं कि कोई मारेगा नहीं, लेकिन जब भी अब वीडियोस बनी है तो सेक्शन 89 के तहत वो बच नहीं पाए। तो एक तो मेरा मैसेज पाकिस्तान के तमाम माँ बाप को और बच्चों को, ये खासतौर पे बच्चों को, ये कि देखें, अगर टीचर आपका सर नहीं भी फाड़ता, कान पकड़ता है ना और थप्पड़ भी मारता है,
ये कानूनन जुर्म है। अगर आप बताएंगे, अगर उसकी कोई वीडियो बन जाएगी तो उस टीचर को सजा हो सकती है। क्या सजाएं हो सकती हैं वैसे? डिटरेंस भी एक होती है ना चीज क्रिएट हो, मतलब कोई सजाएं हुई हैं, कोई हमारे पास ऐसी प्रेसिडेंट्स मौजूद है कि हाँ जी केस चला हो, सजा हुई हो, या अगर कानून में दर्ज हैं तो आप हमें बता दीजिए, सबकी आगाही के लिए, बच्चों की, वालिदैन की, टीचर्स की भी, कि क्या सजाएं हो सकती हैं अगर आप फंस जाएं या अगर आप ऐसी कोई गलती कर बैठे तो? देखिए, हमारे यहाँ एक थप्पड़ मारने पर, कान मरोड़ने पर तो डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा आज तक कभी कुछ नहीं। बट लेकिन ये जब सीरियस इंजरी होती है तो फिर वो केस, अगर किसी का सर फाड़ दिया है तो फिर वो उसके ऊपर वही दफात लगती है। अगर कोई बड़ा किसी को मारता है या अगर कोई किसी का खून करते हैं, जी तशद्दुद की लगती है। सेक्शन 89 खास तौर पे इसलिए कि वो कान नहीं मरोड़ सकता। मारना तो फिर एक जुर्म ही है ना किसी की दुनिया में। सेक्शन 89 को हटाया इसलिए गया था कि अब आप कान भी नहीं मरोड़ सकते और थप्पड़ नहीं मार सकते। इस पर डिसिप्लिनरी एक्शन है और कई महीनों की सजा भी हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, कभी आपको पढ़ाने का दोबारा इजाजत नहीं मिलेगी। ये तमाम चीजें उसके अंदर हो सकती है, डिपेंड्स कि वो कितना। सिद्धार्थ, मुझे तो ये सोच के जरा डर लग रहा है बिकॉज आई कैन ओनली इमेजिन कि बच्चा अगर अपने उस्ताद को ये याद दिलाए ना कि दिस इज अनलॉफुल व्हाट यू आर डूइंग, तो हमें ऐसा लगता है कि उसको और मार पड़ेगी इस बात पे, क्योंकि बिकॉज दैट इज ऑल्सो आवर माइंडसेट। बट लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग, दिस केस इन पॉइंट जिसपे हम सवात की बात कर रहे हैं, वो बच्चा अपने वालिदैन को, अपनी एटलीस्ट चले फैमिली को बता चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि उस पर तशद्दुद होता है। इस चीज का क्या किया जाए कि बच्चों को वो इज्जत और वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है कि जब बच्चा जब बताता है अपने घर में तो वालिदैन या फैमिली मेंबर्स उसको खींच के वापस वहीं ले जाते हैं। ये भी तो एक चीज है जिसको इट नीड्स टू चेंज। देखिए, अब इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर हम 4-5 दोस्त कहीं बैठे हों जिनके अपने बच्चे हों, हम कहीं बच्चों को मारना कितनी बुरी बात है, सब कहते हैं बहुत बुरी बात है, वो ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को खुद मानते हैं। तो होता ये है कि जब भी बच्चा घर में कोई बदतमीजी करता है, कुछ करता है, तो माँ बाप उसको थप्पड़ मारते हैं कि तुमने क्यों किया। जब वो स्कूल जाता है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो उस्ताद मारता है कि तुमने क्यों किया। सोसाइटी में जाता है तो SHO मारता है। तो उसको लगता है, जब वो, हमारी जो ये आवाम सारी बड़ी हुई है, वायलेंस ब्रीड वायलेंस, उनको ये लगता है कि जब भी कुछ ठीक कराना है तो मारो आगे से, फिजिकल अब्यूज। तो ये जो पूरा माइंडसेट है, ये चेंज होने की जरूरत है। फिर वो बच्चा किसी सियासी एहतजाज में हिस्सा लेता है तो वो पुलिस वालों को मारता है, और फिर शादी होती है तो अपनी बीवी को भी मारता है, और फिर अपने बच्चों को आगे से मारता है। बिल्कुल, तो ये एक विशियस साइकिल है। तो एक तो इसी तरह के प्रोग्राम्स और ये लॉ मेकिंग और जो हमने कैंपेन की थी, उसका मकसद ये था कि बच्चों को, देखें, एक बहुत डिटरेंस जरूर आई है। जिन लोगों ने बच्चों के सर फाड़े हैं, तशद्दुद किए हैं, उनको सजाएं हुई हैं, वो पकड़े गए, लेकिन कोर्ट में फिर वो बच जाते हैं। तो अब सेक्शन 89 ना होने की वजह से वो कोर्ट में नहीं बच पाएंगे एटलीस्ट। लेकिन हमें ये बहुत, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हम ये मैसेज सबको दें स्कूल्स के अंदर कि स्कूल में बच्चे को टीचर मारना कानूनन जुर्म है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं। टीचर ट्रेनिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम बच्चों को हम एड्रेस करके हुआ करते हैं, लेकिन बात ये है कि ये एक पूरा हमें कैंपेन चाहिए जहां असातिज़ा को, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड ऑल, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि अब ये लॉ आ चुका है, हाथ ना लगाएं अब आप बच्चों को। तो वो वाली जो एजुकेशन है, वो इंफॉर्मेशन अगर इम्पार्ट करनी है तो उसकी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो करने के लिए एक वाइड स्प्रेड, कंट्री वाइड बल्कि रादर, एक कैंपेन की ज़रूरत है। हाँ, और फिर शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है? क्या पुलिस स्टेशन में ही शिकायत दर्ज कराई जाए, या महकमाना कार्रवाई के लिए कहीं और शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? और बड़ा खौफजदा हो जाते हैं लोग, तो ये एक एनोनिमस शिकायत दर्ज कराने का भी तरीक़ाकार होना चाहिए। और हमारे यहाँ, आपको बताइए, वैसे भी हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया, सो वो भी एक फोरम नहीं है। अच्छा, हम शहजाद भाई इससे पहले बात कर रहे थे कि एक तो कैंपेन की ज़रूरत है सर्टनली, फिर शिकायत कहाँ दर्ज कराई जाए? मतलब पुलिस ही एक वो फोरम है जहाँ पे आप थाने में जाएं, शिकायत दर्ज कराएं, या कोई और भी फोरम मौजूद है जिस तरह कम्युनिटी का तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है इधर। जो हमने गवर्नमेंट स्कूल्स की, और मैं आपको बहुत बड़ी एक न्यूज़ बताता हूँ कि पिछले साल हमने टीचिंग लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया था कि टीचर के पास डिग्री होनी चाहिए। परसों जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस में उन तमाम टीचर्स को जो प्री सर्विस जिन्होंने टेस्ट दिया था और अब वो लाइसेंस लेकर आ रहे हैं, तो वो टीचर्स हैं जिनको ये पता है कि ब्रेन साइकोलॉजी बच्चे की साइकोलॉजी होती क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट होती क्या है। एक तो ये इशू है। लेकिन देखिए, ये मसला जब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इस प्रिंसिपल को, ये जो सिवियरिटी और सर्टेनिटी का प्रिंसिपल है, वो ये है कि अगर माशरे के अंदर जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं, हम कहते हैं लटका दो, मार दो, जला दो, दफना दो, और उसके बाद फिर वो वाकया होता है। तो दुनिया में ये इस पर रिसर्च हुई है और कहा यह गया है कि सिवियरिटी से ज्यादा सर्टेनिटी इंपॉर्टेंट है।
यानी अगर सिग्नल कोई तोड़ता है, अगर आप उसमें 50 लाख का भी फाइन लगाते हैं और आप देखते हैं हजारों लोग तोड़ रहे हैं, तो लोग तोड़ते रहेंगे। अगर आपने फाइन 100 रुपए का लगाया और आप हर सिग्नल तोड़ने वाले को पकड़ते हैं, जैसे मोटरवे है, तो वहां पर आपको नजर आएगा इंप्लीमेंट होते हुए। देखिए, जब बच्चे को जरा भी स्कूल में मारा जाएगा, और ये हम पूरा एक प्रोग्राम दे चुके हैं गवर्नमेंट को, जो हमारा फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल है, खातून पाक, कोई मजाल हो कोई बच्चे को वहां पर कोई इस तरह की वहां पर तो किस तरह की उनकी किस तरह का ख्याल रखा जाता है, और ये सारा कंटेजियस होगा। हम सारे तमाम गवर्नमेंट स्कूल में ले जा रहे हैं, लेकिन जब तक सर्टेनिटी नहीं आएगी, सजाएं नहीं होंगी टीचर्स को छोटी मार पर भी, कि अगर किसी को थप्पड़ भी मारा है, किसी को ब्लैक बोर्ड पे भी धक्का दिया है, तो उस पे भी और उस पे कंप्लेन करने का यूर राइट। एक बच्चा जो कि लो फी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, और लोगों को लगता है प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लो फी प्राइवेट स्कूल में और जो सॉरी शहजाद, लेकिन व्हाट अबाउट अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? मतलब हम सिर्फ स्कूलों कॉलेजेस की क्यों बात कर रहे हैं, उनको मदरसों को भी बीच में फिर तो आना चाहिए, बिकॉज वहां भी तो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो डज दिस अप्लाई टू देम एज वेल? फिर वहां पे एक अलग रेजिस्टेंस भी आपको पता है फेस करनी पड़ती है आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरफ से सोसाइटी के। जी आई थिंक एवरीवन, ये जो सेक्शन 89 है, ये सब पे अप्लाई होता है। और कई और जब तक इस पर सजाएं होना शुरू नहीं होंगी, जब तक लोग पकड़े नहीं जाएंगे और आप ही के शो पे दिखाया नहीं जाएगा। लेकिन मैं एक बात की दाद देता हूं, क्योंकि हमारे माशरे में एक वायलेंस का कल्चर है, और ये जो केपी के पुलिस ने काम किया है, जो परसू कर रही है, बार कोर्ट में क्या होगा, किस तरह से केस चलेगा, बट जो परसू जिस तरह से किया जा रहा है, एक माशरे में गुस्सा जो आया, आई थिंक इसको कंटेजियस होना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि आइंदा फरहान जैसे बच्चों को कैसे बचाया जा सके। केपी की पुलिस की मैं आईजी जो जुल्फिकार है उनसे भी मेरा काफी राब्ता रह रहा है इसके अंदर। वी विल ट्राई कि इसको परसू किया जाए, बट लेकिन ये देखें, ये तो एक जुल्म कर दिया ना। मैं तो चाहता हूँ उन बच्चों, देखिए स्टार्ट हमेशा थप्पड़ से होता है, चाहे घर में बीवी को मार रहे हो, चाहे बच्चों को मार रहे हो, चाहे स्कूल, ये हमेशा छोटी वायलेंस छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। That's right. फिर जब आपका हाथ खुल जाता है तो थप्पड़ into 100 हो जाता है कि वो वायलेंस एक और लेवल पे फिर जान चली जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो हमसे पूछा भी जा रहा है, जो वालिदैन पूछ रहे हैं एक्चुअली, कि अगर हमारा बच्चा ये शिकायत लेके आता है तो हम शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा फोरम इस्तेमाल करें? जाहिर है मोहतमिम के पास जाएंगे, मदरसा होगा, या प्रिंसिपल के पास जाएंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो क्या फिर पुलिस से राब्ता करें? देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही फोरम्स बने हुए हैं, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर सूबे के अंदर इस तरह की चाइल्ड क्रूअल्टी पर कमिटीज बनी हुई हैं, बट लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे, आप किस तरह से बात करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जब तक वीडियो बन के ये मसला आपके शो तक नहीं पहुंचता, उसको सजा नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, व्हिच इज अ वेरी सैड थिंग। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, बिल्कुल हम उम्मीद ही कर सकते हैं कुछ बदलें, कुछ सेंसिटाइज हों। आई मीन जिन बच्चे वो पिट रहे हैं ना बच्चे, फिर ऑब्वियसली उन्होंने कहीं तो अपना फिर गुस्सा निकालना है, या फिर दिस इज व्हाट दे हैव लर्न, वो फिर अपने से छोटों को मारेंगे। मतलब ये एक कड़ी है जो जुड़ती चली जाती है। देन द किड्स आर सो स्केयर्ड कि अगर वो कंप्लेन करेंगे तो उनको स्कूल से ना निकाल दिया जाए, जो कि उनको शायद पता हो कि बड़ी मुश्किलों से पेरेंट्स ने स्कूल में डाला है या मदरसे में डाला है या जो भी है, तो वो एग्जैक्ट, तो वो इस बात से भी डरते हैं, पेरेंट्स भी डरते हैं, चलो थोड़ी सी मार खा लो कि कहीं निकाल ना दे। मतलब ये एक बहुत ही एक विशियस सर्कल है जिसमें सारे फंसे हुए हैं। सो दैट नीड्स टू डेफिनेटली, और अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, अपने बच्चों की जब वो कुछ कह रहे हैं कि उनके साथ हुआ है तो हुआ है, कर दिया करें। उनके बिहेवियर पे भी नज़र रखें कि वो थोड़ा डिफरेंटली तो एक्ट नहीं कर रहे, कि कहीं किसी और मुश्किल का शिकार तो नहीं है। और अगर वो कोई बात कर रहे हैं, इतनी हिम्मत कर ली है, बल तो बच्चा हिम्मत नहीं करता, अगर उसने हिम्मत कर ली है तो फिर उसकी बात पे एतबार करें। बल्कि मैं तो आगे बच्चों को आप सिखाएं कि वो आप में आके अभी आगे बढ़ेंगे। और एक इस बारे में बात करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल खबर हमारे पास यही होती है जब हम गज़ा के हालात आपको बताते हैं, लेकिन आई वंडर कि दुनिया को कब असर होगा, या जो ये जुल्म ढा रहे हैं अब तो ऑलमोस्ट इंतजार करना भी छोड़ दिया है कि दुनिया पे असर होगा कि नहीं होगा। सालों अब तो लिटरली गुजर गए हैं। इजराइल ने लगता है तय कर लिया है कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर का कोई हरबा इस्तेमाल होने से रह ना जाए कहीं। हम सब कुछ करेंगे। और हमारा ट्रेजेडी पता क्या है कि वो तो तय कर चुके हैं और बरमला तय कर चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया क्या कर रही है? बस हम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं, खामोश तमाशाई इज द एग्जैक्ट टर्म। ऐसा ही है। गजा के लोगों को इजराइल ने अब भूखा प्यासा मारने की मंसूबाबंदी जो है वो कर ली, और 100% ऐसे ही लग रहा है 22 लाख अफराद खुराक और अद्वियात की किल्लत का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एड प्रोग्राम जो है उसके मुताबिक गजा में हर 3 में से 1 शख्स
कई कई दिन कुछ खाना नसीब नहीं होता, उसको कुछ नहीं खा सकता, कुछ है ही नहीं। हद तो ये है कि अगर कोई भूख से मरते लोगों की खुराक का बंदोबस्त करने की कोशिश भी करता है तो इजरायली फोर्सेस जो हैं उसे भी रोक देती हैं। इजराइल ने गज़ा में भूख से दम तोड़ते बच्चों के लिए बेबी फार्मूला खुराक और दवाओं के लिए ले जाने वाली जो कश्ती है उस पर कब्जा कर लिया। यानी कोई तरीका भी नहीं होगा कि आप तक हम पहुंचने भी दें कोई चीज़। और साथ ही इजराइल ने फ़लस्तीनियों पर हमले भी जारी रखे हुए हैं। और कल मज़ीद आपको ये भी बता दें 53 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। 53 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। इमदाद के मुंतज़िर 32 फ़लस्तीनी भी इन हमलों में शहीद हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कल साफ कहा कि गज़ा मसले का वाहिद हल ये है कि हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे। मतलब क्या वजह है हथियार डालने के लिए? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के अलावा अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे ने भी कल एक बार फिर कहा कि उम्मीद है गज़ा में जंगबंदी हो जाएगी। ये उम्मीद ही हो रही है ज़ाहिर अब तक, और कितनी तो डेडलाइन सदर ट्रंप खुद दे चुके हैं। सदर ट्रंप समेत अमरीकी हुकाम ऐसे दावे महीनों से दावे कर रहे हैं, मगर इसराइल को खुली छुट्टी दे रखी है इन्होंने। फ्रांस और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। जर्मनी के बारे में भी इत्तलात हैं कि वो भी आज़ाद फ़लस्तीन का हामी है, मगर एक अमरीका है जिसकी शय पर इसराइल पदमस्त हाथी बना हुआ है और बेकाबू हो चुका है। और यूरोपीय ममालिक ही से कुछ उम्मीद की जा सकती है कि शायद गज़ा में जन्म लेने वाले इंसानी अलमिये को रोकें, लेकिन उनकी भी क्या से है, क्या पावर रह गई है आलमी मंजरनामे में, अब सबके सामने ही है। लेकिन ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये सबसे खतरनाक और सबसे दिल दहला देने वाली बात है कि दिस इज़ ब्रॉडकास्ट ऑन लाइव टेलीविजन, दुनिया देख रही है। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। चौधरी साहब, आप तो ऑब्वियसली इजराइल अब तो ये बात छुपा भी नहीं रहा कि वो फ़लस्तीनियों का मुकम्मल ख़ात्मा चाहते हैं। क्लियरली दे डोंट केयर एनी मोर, गोलियों से हो या भूख से सब ख़त्म करके ही छोड़ेगा इजराइल, और ये पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसे तारीख़ी जुल्म में अमेरिका इसका गैर मशरूत साथ दे रहा है। अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते जितना वो कर रहे हैं? इसराइल वो जुल्म ढा रहा है जिसका ये एक ज़माने में शिकायत करते थे कि जीजूस के साथ नाजी जर्मनी में बहुत जुल्म हुआ, हॉलोकॉस्ट हुआ। तो ये रोज़ कई हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, और उसके बावजूद अमेरिका में और यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में उनकी हमायत जारी है। ये यकीनन हमारे लिए तकलीफदेह भी है और हैरानकुन भी। जब जरा गौर करें तो यही समझ आती है कि जो जियो पॉलिटिक्स है, यानी जूइश लॉबी जो है, वो अमेरिका में इतनी मजबूत है कि वो अमेरिका को कोई और फैसला करने नहीं दे रही, और जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म होता नजर नहीं आता है। मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक अमेरिकी ने कोई कमेंट लिखा, तो उसके नीचे जब उन्होंने कंडेम किया कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बच्चों को स्टाफ किया जा रहा है। एक बच्ची थी बिल्कुल लागर हालत में थी, किसी की गोद में थी, उसकी कोई होगी माँ बहन क्या थी। तो वो नीचे जो कमेंट्स थे, मैं थोड़े हैरान हो गया उन लोगों को सुनकर के जिस तरीके से वो कह रहे कि ये सब कुछ तो हमास का किया धरा है, ये जिस खातून के पास गोद में है वो तो बड़ी सेहतमंद है वगैरह वगैरह। तो मुझे उससे लगता है कि डीह्यूमनाइज हो गया है। डीह्यूमनाइज आप समझते होंगे कि अब वो इंसानी नहीं नजर आ रहा, जैसे उनको ये लगता है कि ये एक और पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये एक लड़ाई है हमास और इजराइल के दरमियान। हालांकि ये कोई जंग नहीं है, वो तो नहाते लोग हैं या कोई थोड़े बहुत मिलिटेंट होंगे उनमें से हमास के, बाकी तो सारे बेचारे आम लोग जो है ना जुल्म सह रहे हैं। अच्छा एजाज साहब, अमेरिका की जानिब से वाज़ेह बताया गया है कि जंगबंदी का एक ही वाहिद हल है, सूरत यही है कि हमास मुकम्मल सरेंडर कर दे। हमास आजकल वैसे ही कुछ नहीं कर पा रही है, कर क्या रही है? लीडरशिप उसकी वाइप आउट हो चुकी है, फिर हमास को ऐसा हवा बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है या खतरा क्यों समझा जा रहा है? बस वो मेरे ख्याल में एक जो उनका बड़ा मकसद है वो है ग्रेटर इजराइल बनाना। वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स पहले बहुत ज्यादा कर गए हैं, उसके ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। गाजा में वो खाली कराना चाहते हैं। पहले उन्होंने कोशिश की कि अरबों के पास चले जाएं ये लोग सारे, अरब ममालिक तो तैयार नहीं थे इनको लेने के लिए।
और वैसे भी उनका ख्याल था कि ये फलस्तीनियों की सरजमीन है, ये क्यों छोड़ें अपनी सरजमीन। तो फिर यही एक रास्ता बनता है कि एक बोगी खड़ी करें, वो हमास की बोगी खड़ी करके उसके नाम पर जितना मर्जी जुल्म करें। वरना आपने सही कहा कि वो कहाँ पे हमास जो है वो उसके पास अब क्या ताकत रह गई है। आज से 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 में उन्होंने एक रिएक्शन किया, क्योंकि उनके ऊपर बिल्कुल एक ओपन एयर प्रिजन बना हुआ था, उनका एक कैद खाना था मुकम्मल तौर पर, तो उसका कुछ तो रिएक्शन होना था। लेकिन अब वो तो कुछ ही काबिल नहीं रहे कि वो कुछ कर सकें, और ऊपर से आप उनका नाम लेकर ये जो बड़ा मकसद है आपका इस इलाके में बालादस्ती, इस इलाके में इजारादारी, इस इलाके के आप हेजमॉन बनना चाहते हैं इसराइल, और बाकी अरब ममालिक तो कुछ कर नहीं सके। ईरान एक वाहिद ताकत थी जो खड़ी हुई है, उसके खिलाफ आपने पता है कि अमेरिका भी इसराइल के साथ हो गया था। तो बहुत ही रूथलेस किस्म की जियोपॉलिटिक्स है जो चल रही है, और उसका नतीजा भी हमारे ऐसा ही है चौधरी साहब, क्योंकि वो ग्रेटर इजराइल वाली बात ही है। अब तो वो अपने जो हॉस्टेजेस पकड़े हुए हैं उनका भी जिक्र नहीं करते, वो भी कोलैटरल डैमेज में वो जाने देंगे, लेकिन क्योंकि अब मकसद बहुत बड़ा है। अच्छा ये बताएं कि अब ऑब्वियसली जो कुछ हो रहा है इसे किसी तरीके से ख़त्म तो करना ही होगा, रोकना होगा। फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलान, और फिर जर्मनी वगैरह की जानिब से भी ऐसे इशारों के बाद ये तो समझा जा सकता है कि यूरोप जाग रहा है, लेकिन अमली तौर पर इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या करना होगा कि कुछ रोकथाम, क्या कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, कुछ फर्क पड़े। एक्चुअली एक तारीख है किस तरीके से एक फलस्तीनी रियासत को खत्म करके इजरायली रियासत बनाई गई, और जो फलस्तीन के जो लोग हैं उनको अब अपनी एक पैरेलल में रियासत बनाने भी नहीं दे रहे। जबकि 1947 में जो रेजोल्यूशन हुआ था वो ये था कि 2 रियासतें होंगी। बदकिस्मती से वो माना नहीं जा रहा। अब फ्रांस अगर ऐलान करता है सितंबर में, अश्कशोई है एक किस्म का। मैं तो कोई इतना ज्यादा उसको अहमियत इसलिए नहीं देता कि उससे क्या फर्क पड़ेगा ऑन ग्राउंड तो कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा, और जुल्म है कि बढ़ता चला जा रहा है। इसराइल उनको बारी बारी खत्म कर रहा है, उनको यानी भूखों मार रहा है, बम बरसा रहा है। और अमेरिका में शुरू में तो अब नहीं, आजकल कहते हैं, लेकिन शुरू में कहा कि हम यहाँ पे एक रिवियरा बनाएंगे, एक इन लोगों को बाहर सऊदी अरब में या किसी और मुल्क में भेज देंगे। तो मैं कोई बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। अरब ममालिक भी कुछ नहीं कर पाए हैं, इवन इसराइल का बाइकआउट भी तक नहीं कर सके हैं। जिन लोगों ने उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज थी वो भी नहीं कर सके हैं। तो कोई खास उठ नहीं खड़ा, सिर्फ एक वाहिद ईरान था जो खड़ा हुआ, लेकिन ईरान को भी कोई इतना ज्यादा तो नहीं है कि जी वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका और इसराइल के इकट्ठा फ्रंट जो है उसको शिकस्त दे। तो इस वजह से बहरहाल आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठाते रहना चाहिए। मेरे ख्याल में मगरिब में जो लोग हैं, हुकूमतें नहीं लेकिन लोग उठा रहे हैं आवाज, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान मुल्कों में जरा कम आवाज उठी है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने भी आवाज उठाई है, लोगों ने भी आवाज उठाई है। तो वो आवाज तो उठाई रहना चाहिए। विक्टिम्स के साथ आपको सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए, और मुझे खुशी है कि कम से कम पाकिस्तान जो है इस मामले में किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर हमेशा फलस्तीनियों की बात की है, हक खुद इरादियत की बात की है। पाकिस्तान से कोई लीड ले लें लोगों। एजाज चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के दोनों स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, और साथ ही ये भी क्लियर हो गया है कि सितंबर में एशिया कप UAE में होने जा रहा है। ये बड़ा अच्छा हुआ वैसे, तो इस लिहाज से ये क्लैरिटी हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और इस लिहाज से बाय द वे पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये जो दोनों सीरीज हैं ये बहुत अहम हो गई हैं, बिकॉज दिस विल बी द वन बिफोर दैट, क्योंकि अगस्त में हम ये खेल रहे होंगे, फिर सितंबर में हम वो खेल रहे होंगे। तो कौमी टीम को तैयारी का अच्छा मौका भी मिल सकता है। और T20 टीम में हारिस रऊफ, आपको बता दें, शाहीन और हसन अली की वापसी हुई है, और कहा जा रहा है कि कौमी टीम को बांग्लादेश में पेसर्स ना खिलाने का नुकसान हुआ। ये हमेशा हमें वापस आके क्यों होता है कि कभी स्पिनर्स ना खिलाने का, तजर्बाकार फास्ट बॉलर्स होते तो फिर नताइज कुछ और निकल सकते थे। पाकिस्तान सीरीज बचाने में कामयाब रह सकता था। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर भी ज्यादातर नाकामी रहा है। ओपनर्स के मामले में शायद पाकिस्तान की पोजीशन कुछ बेहतर हो गई है। फखर और साइम के साथ अब साहबजादा फरहान का ऑप्शन भी हमें दस्तयाब है, अदरवाइज साइम की फॉर्म भी उस तरह वापस नहीं आ रही है। मोहम्मद रिजवान को वनडे सीरीज के लिए कप्तान बरकरार रखा गया है, और साबिक कप्तान बाबर आजम भी एक्शन में नजर
नजर आएंगे। 3 ये T20 हैं और 3 वनडे हैं जो हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे होंगे इन अ फ्यू डेज टाइम। और इसी पे जरा हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शहजाद, चेस क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अहमद भाई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचेस के लिए पाकिस्तान की T20 टीम में हारिस रऊफ और शाहीन और हसन अली की वापसी हुई है। आप समझते हैं कि इनके आने से जाहिर है हमारी बॉलिंग अब बेहतर नजर आ रही है, बैलेंस नजर आ रही है? जी देखिए, ये पहले क्यों नहीं थे हसन अली और हारिस रऊफ को जो इंजर्ड कहा गया, वो कैसी इंजरी थी जो बताई भी नहीं गई है, और अपना वो जो खेलने गए थे लीग, उससे वापसी पे उनको इंजर्ड करार दे दिया गया, जिसकी वजह से उनको बांग्लादेश की एक इंपॉर्टेंट सीरीज से एक्स हो गया और हमारी बॉलिंग लाइनअप वहां पे वीक थी। तो मेरा तो ख्याल, और अब एकदम अचानक से जो है वो फिट हो गए, तो ये कुछ समझ नहीं आई। अगर एक भी बॉलर, फास्ट बॉलर अच्छा तगड़ा हमारे पास बांग्लादेश की सीरीज में होता तो शायद बांग्लादेश जो है वो सीरीज हमसे ना जीत पाता। हारिस रऊफ एक डिसेंट बॉलर है, अच्छे बॉलर है, पाकिस्तान टीम को उनकी जरूरत है। हसन अली का कमबैक है, पीएसएल में डिसेंट बॉलिंग की, काउंटी में डिसेंट बॉलिंग की। होपफुली कि वो फॉर्म जो है वो यहाँ कंटिन्यू करें और अपनी जगह सीमेंट करें। नॉट टू फॉरगेट, उनकी जगह सीमेंट नहीं है, उनका कमबैक है। हारिस रऊफ इंजरी से वापस आया और शाहीन अफरीदी का भी कमबैक है। इट्स ऑल इम्पोर्टेंट tour and couple of months for Shaheen Afridi as well. मेरा कहना है कि they really need to make a space for themselves in the team, क्योंकि वो अभी उनका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ देर में देखें तो अच्छा नहीं रहा। ये बताएं अहमद कि बैटिंग में फ़खर और साइम के साथ अब साहबजादा फरहान का ऑप्शन भी मिल सक गया है, तो आपकी नज़र में ओपनर किसे होना चाहिए? क्योंकि वो पहले एक दफ़ा बात हो रही थी कि टू मेनी ओपनर्स इन द टीम। देखिए, साहिबजादा फरहान तो कभी भी बाहर नहीं बैठते जितनी परफॉर्मेंसेस वो कर रहे हैं। वो उनके रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं क्रिस गेल के साथ, शेन वॉटसन के साथ, और आप जो है पाकिस्तान की टीम में उनको जो है ना बाहर बिठाते हैं। और फिर आखिरी मैच सबसे मुश्किल मैच होता है जब सीरीज डन एंड डस्टेड हो गई हो। सबको पता है कि बैटिंग के लिए मुश्किल पिचेस हैं, वहां पे आप जब बाहर हो गए तो आपने दोबारा से एक दफा फिर साहिबजादा फरहान को अंदर डाल दिया कि ठीक है, अब जहाँ सारों पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, सारे फेल हो रहे हैं, एक दफा ये साहिबजादा भी फेल हो जाए ताकि सारे जो है ना एक ही कैटेगरी में आगे खड़े हो। तो उन्होंने आके दोबारा से परफॉर्मेंस की है। तो एक बात तो उन्होंने बता दी, गोइंग फॉरवर्ड एशिया कप के लिए आपका पहला ओपनर जो बनता है वो साहिबजादा फरहान है। और उसके बाद जिस तरह की फॉर्म दोनों फ़खर और साइम अयूब की लगी हुई है, इन दोनों में से एक साइम अयूब को आप देखिए कि भरपूर चांसेस मिले, पीएसएल के अंदर भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस दिखा नहीं सके, और फखर जमान के जो स्टैट्स है T20 के अंदर वो किसी से ढके छुपे नहीं है। सो नाउ इट्स हाई टाइम के जो एक रेपुटेशन 5-5, 6-6 साल से बिल्ड है, अब ये टाइम है डिलीवर करने का। और अगर अभी भी इन सीनियर प्लेयर्स ने सच एज फखर जमान डिलीवर ना किया तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही वो राइट टाइम है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हैं आपकी टीम के अंदर वो यंगस्टर्स हैं, और सीनियर जितने भी हैं ये वो राइट टाइम है उनका यंगस्टर्स के आगे ढाल बन के खड़े हो जाने का, और सारा प्रेशर जो है अपने आप पे लेके मैच विनिंग इनिंग्स और मैच विनिंग स्पेल प्रोड्यूस करने का। अच्छा अहमद भाई, वेस्ट इंडीज की सीरीज अपनी जगह, जाहिर है हर सीरीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन साथ ही साथ ये मैचेस अब एशिया कप की तैयारी का भी हिस्सा ही हम तो करेंगे। शुमार आप बता दें, एशिया कप का बाकायदा ऐलान होने के बाद भारतीय मीडिया बड़ा गुस्से में है। उन्हें पाकिस्तान इंडिया मैच शायद नहीं देखना चाहते। ये जो रवैया है उनका आपके लिए सरप्राइजिंग है या ऐसे ही करते हैं तो ऐसे ही करेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय मीडिया कोई गुस्से में नहीं है। आप एक इंसान की बात कर रहे होते हैं, एक आध चैनल पे एक आध इंसान अपने कहीं ना कहीं स्कोर सेटल कर रहा होता है अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो उसको हम उठा के पूरे का पूरा भारतीय मीडिया कह देते हैं। ऐसी बात नहीं है। आई थिंक बड़ा स्मूथली ये सारी चीजें हुई हैं और भारत की मर्जी से ये सारी चीजें हुई हैं। मतलब वो क्या चाहते हैं, जिन मीडिया की आप बात कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि क्रिकेट बंद हो जाए, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले तक तो एडवोकेसी करते थे कि वो कहते थे कि क्रिकेट होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए और पॉलिटिक्स को दूर रहना चाहिए। लेकिन अब जब वो ही हो रहा है, वो तो इसलिए रहा है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, ब्रॉडकास्टर को बहुत बड़ा प्रेशर है, अरबों डॉलर इन्वॉल्व है, इसलिए हो रहा है।
नहीं तो अगर ये मसला ना होता तो शायद ये पाकिस्तान भारत का मैच भी ना होता। तो वो चंद लोग जो अपना स्कोर सेटल करना चाह रहे हैं बीसीसीआई के साथ, वो इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं। अदरवाइज आई थिंक इट वाज क्वाइट अ स्मूथ सेलिंग और दोनों मुल्कों की मर्जी के साथ ये एशिया कप आगे बढ़ा और भारत का बहुत अमल दखल है इसको जाने में। ठीक है जी, रजामंदी के साथ आप कह रहे हैं सारे मामलात आगे बढ़े हैं, लेकिन मामलात आगे बढ़े हैं। हमें ये भी मालूम है कि जाहिर है भारत मेज़बान था, लेकिन अब पूरा टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पे होगा एशिया कप। भारत को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, नहीं आ रही है अभी, लेकिन अब मान गए, मतलब अब हो भी रहा है। सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ है, सीनियर और ये जो मीटिंग ढाका में हुई है, कल शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में भी था और पीसीबी के जराए हमारे भी बता रहे थे कि इसको सबोताज करने की भारत ने भरपूर कोशिश की थी। हमारे साथ दीगर लोगों को साथ मिलाने की कोशिश की थी, दीगर बोर्ड्स को साथ मिलाने की कोशिश की थी। याह्या हमारे साथ है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। याह्या, हमने क्रिकेट की भी बात करनी है, लेकिन ये जरा इंसाइट बताएं कि क्या हुआ है। ये जो सारी मीटिंग ढाका में हुई और फिर अब यूएई जो है वो कंफर्म हो गया है वेन्यू फॉर एशिया कप। बैकग्राउंड स्टोरी कितना बड़ा मार्का था जो, हाँ, ये बैकग्राउंड स्टोरी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हुमा और अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक आपने बात की एशिया कप टूर्नामेंट की, तो क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं। और वो तो 2 दिन के लिए गए थे ढाका, वहां पर साइडलाइन पर उन्होंने बहुत सारी मुलाकातें भी की। लेकिन जो सलमान नसीर साहब हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, पाकिस्तान सुपर लीग के जो ऑफिस को है वो देख रहे हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में भी काम कर रहे हैं। इससे पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हुआ था उसमें भी वो काफी मुतहर्रिक थे। तो वो कुछ 10 दिन पहले चले गए थे और तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ वो राब्ते में थे। कोरम पूरा करने के लिए 13 मुल्कों की मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन 24-25 मुल्क इस इजलास में शरीक हुए। भारत के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। जो सूरत हाल है जो आप खुलासा कर रहे हैं, जो भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं, और भारत ने बांग्लादेश में अपनी सीरीज को भी कैंसिल कर दिया है, फिलहाल वो टीम नहीं भेज रहे। उनको एक कंसर्न था कि आप ये इजलास जो है वो ढाका में ना रखें, लेकिन चूंकि मोहसिन रजा नकवी साहब फैसला कर चुके थे, उन्होंने कहा नहीं, इजलास तो यही होगा। पहले ये कहा गया कि बांग्लादेश में होने वाले इस इजलास में श्रीलंका और अफगानिस्तान के नुमाइंदे भी शिरकत नहीं करेंगे। शिमी डिसल्वा जो श्रीलंका के थे वो तो राजीव शुक्ला के साथ वीडियो लिंक पर आए, बट अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस इजलास में शिरकत के लिए आए। तो पहला तो यहाँ पर हर्डल जो है वो अबूर हुआ जब इजलास मुनक्किद हो गया। और उसके बाद जब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर इस टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मामलात हल हो गए हैं, तो एक मैं जुमला इस्तेमाल करना चाहूंगा कि आग लग गई। और जो भारतीय मीडिया पहले ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ये टूर्नामेंट ही नहीं होगा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच ही नहीं खेलेंगे, वो बड़े हैरान हुए कि यार ये टूर्नामेंट का शेड्यूल जो है वो मोहसिन रजा नकवी साहब कैसे अनाउंस कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पीछे जाने की जरूरत है। आपको याद होगा 2023 में एशिया कप का टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान था, श्रीलंका ने मुश्तरका तौर पर हमारे साथ टूर्नामेंट को होस्ट किया था। वहां पर ज़का अशरफ साहब जो थे वो लाहौर के होटल में क्रिकेटर्स के साथ टूर्नामेंट का जो है वो शेड्यूल अनाउंस करने के लिए आए। उससे पहले जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है वो शेड्यूल अनाउंस कर दिया। बड़ी सुर्खी हुई, बड़े सवालात हुए, तो वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अब जो भारतीय मीडिया है उनको इस बात का दुख है, इस बात का अफसोस है कि जी पाकिस्तान एक और फ्रंट पर कामयाब हो गया है। मोहसिन रजा नकवी साहब ने पहले इस बात को कायल किया भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। अब एशिया कप का टूर्नामेंट हो रहा है जिसका ओरिजिनल होस्ट जो है वो इंडिया है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 साल का फ्यूजन मॉडल तय हुआ है, भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, तो तय ये हुआ है कि टूर्नामेंट जो है यूएई में होगा, तो उसमें पाकिस्तान और भारत का मैच भी तय है। और अनाउंसमेंट भी उसकी कर दी मोहसिन नकवी साहब। तो ये तो सोने पे हो गया सुहागा। हाँ ये बहुत जोर की लगी होगी वैसे उधर। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट आवर अपकमिंग टूर्नामेंट्स। जरा हम उनकी इसमें भी वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए बहुत से लोगों की वापसी हो रही है। ओपनर में अभी हम फरहान साहब की बात कर रहे थे, बताइएगा how should we treat this West Indies series, Pakistan versus West Indies? Should we treat it as ज़ाहिर है हर सीरीज की अपनी अहमियत होती है, लेकिन हमें आगे एशिया कप की तैयारी के तौर पे इसे देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए अब्दुल्ला। और जो आखिरी 8 T20 मैच इस साल वेस्ट इंडीज की टीम ने खेले हैं उसमें वो 7 मैच हारे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि आखिरी 2 मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो हारे हैं वो 200 रन करके मैच हार गए हैं। और बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो अपने टॉप क्लास प्लेयर्स के बगैर इस वक्त वेस्ट इंडीज में एक्शन में है। 4-0 से वो लीड कर रहे हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज।
अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी सलमान मिर्जा जिन्होंने 7 विकेट हासिल की, लीडिंग विकेट टेकर रहे, अहमद दानियाल को आपने डेब्यू कराया, अब्बास आफरीदी उभरते हुए बॉलर हैं, आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों का होमवर्क नहीं होता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि लोगों के पास बुनियादी मालूमात नहीं होती। फौरन कहने लगे कि जी सलमान मिर्जा ने तो इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, 7 विकेट ली थी, लीडिंग विकेट टेकर रहे थे, उनको कम से कम टीम के साथ रखना चाहिए। भाई पाकिस्तान की टीम अमेरिका जा रही है, युगांडा नहीं जा रही। अमेरिका की आपको पता है वीजा प्रोसेस होता है। 2 महीने पहले इस बात को तय कर लिया गया था कि बांग्लादेश में जो भी परफॉर्मेंस होगी हम इस टीम को कैरी नहीं करेंगे। हारिस रऊफ को आप वापस लेकर आए जो इंजरी की वजह से नहीं गए थे बांग्लादेश, शाहीन आफरीदी को आप लेकर आए, हसन अली काउंटी में मसरूफ थे, अब उनको आप लेकर जा रहे हैं वेस्ट इंडीज। तो ये पहले से तय हो गया था। सलमान मिर्जा बांग्लादेश में क्या करते हैं क्या नहीं करते ये डजंट मैटर। तो अब अमेरिका पाकिस्तान की टीम 3 मैच खेलेगी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ये 3 मैच इस एतबार से पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि हमने बाबर आजम और रिजवान के ऊपर एक बार फिर भरोसा नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन बॉलिंग में हम शाहीन को वापस लेकर आए हैं, हारिस को वापस लेकर आए हैं। ये दोनों के बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है इस तनाजुर में कि वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। आखिरी 2 मैचों में जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने जनाब 200 प्लस रन किए, लेकिन उनकी बॉलिंग जो है ना वो बिल्कुल उनका साथ नहीं दे रही और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आसानी के साथ उनके खिलाफ हदफ हासिल कर रही है। इवन जो इंग्लैंड के साथ लास्ट ईयर उन्होंने जनाब बल्कि इस साल जो 3 एक रोजा मैच खेले थे, एक मैच में तो इनकी बॉलिंग ने 400 रन करवा दिए थे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी बॉलिंग का क्या हाल है। लेकिन ये भी आपको याद रखने की जरूरत है कि भाई मुकाबले पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अब हमारी टीम का इम्तिहान। शुक्रिया आपका, थैंक यू याया, थैंक यू फॉर दैट। और भी वैसे तो हमारे पास सवाल थे लेकिन टाइम आपको पता है कि कम है, बट वी हैव विल बी टॉकिंग टुमारो आल्सो। अभी हम वैसे ब्रेक ले रहे हैं। सही। मौसम आज ये सुनिए, एयर इंडिया के तैयारे में आपको पता है लंदन से जाने वाली एक फैमिली, बहुत सी फैमिली ज़ाहिर मुतासिर हुई थी, सैकड़ों लोग इसमें हलाक हुए थे। एक लंदन वाली फैमिली भी थी जिसमें मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे शामिल थे। हलाक होने वाली पाकिस्तानी खातून की बहन सदफ अख्तर ने कहा है कि जुदा हो जाने वाले तमाम अफराद खुसूसन बच्चे बहुत याद आते हैं और बेचैन किए रखते हैं। वेरी ट्रैजिक फॉर एनी फैमिली। और इस गमज़दा फैमिली का अहवाल हमें लंदन से मुर्तज़ा अली शाह बता रहे हैं। ये बच्चों की याद आती है तो मैं वार्डरोब ओपन करती हूँ, उनके कपड़ों को हक कर लेती हूँ, बच्चों को भी। ये चारों मेरे जिंदगी थे, मेरे वर्ल्ड थे ये लोग, और ये चारों कुछ चारों थे उसमें। मैंने कहा नहीं अलीम ये ऐसे नहीं होता मरियम, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अम्मी को लुक आफ्टर करूँगी। आज से चंद दिन कबल जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ तो उसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी फैमिली भी शामिल थी। जावेद अख्तर जो ज़ियाउल हक का जब मार्शल आया पाकिस्तान में तो उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तान से हिजरत कर दी थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत एक्टिव वो जो मेंबर्स थे, बरतानिया आए और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ से अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। और उनकी बेटी थी मरियम अख्तर जो एक इंडियन नेशनल थे जावेद अख्तर, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। और बात करते हैं उनकी बड़ी बहन सदफ अख्तर से जो लंदन में मौजूद हैं, जो हमें बताएंगी कि उनकी फैमिली के साथ क्या। सदफ, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई आपकी सिस्टर के साथ। वो बेसिकली गए थे इंडिया सिर्फ 6 डेज़ के लिए, ईद बनाने के लिए। और उस वक्त ना स्कूल की छुट्टी थी ना उन्हें वर्क से मिली थी, मगर उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मेरे जो ब्रदर इन लॉ की मम थी उनकी तबीयत ख़राब थी। शी हैड अ हार्ट अटैक 2 months ago. So they actually went there just to celebrate Eid and they were coming back on that day. 10 बजे यहाँ UK टाइम था, मेरा भाई अलीम का फ़ोन आया मुझ पे और मुझसे पूछा मन्नो आ गई। मन्नो उसका पेट नेम था। तो मैंने कहा नहीं मन्नो तो शाम में आएगी। का कॉल आया कि बजे उन्होंने बोर्डिंग की थी प्लेन पे, कुछ चारों थे उसमें। मैंने कहा नहीं अलीम ये ऐसे नहीं होता। फिर थोड़ी होप आई थी कि वो बिल्डिंग पे लैंड हुई, क्रैश हुई। आई वॉज अस्यूमिंग शायद वो ठीक होंगे, छोटी मोटी चोटें आई होंगी। पर जब उसी रात इवनिंग में पता चला कि नहीं, जितने भी बोर्डेड थे सबकी डेथ हो गई। वो मेरे जैन और मेरी अमानी का फर्स्ट टाइम था इंडिया में। अच्छा। और उन्हें जाना भी नहीं था। जिस दिन जा रहे थे वो
गले रख के कह रहा था, अम्मा आई डोंट वांट टू गो टू इंडिया, कीप मी विद यू। फिर वो छोटी भी उठ गई उस वक्त, बस आई थिंक 4:45 था मॉर्निंग में जिस दिन ये जा रहे थे इंडिया। आपकी शादी के बाद आपकी बहन शायद पहली बार जा रही थी इन लॉस? नहीं, सेकंड टाइम। ओके। वो फर्स्ट टाइम गई थी, अकेले गई थी अपने हस्बैंड के साथ, वो भी 4 डेज के लिए गई थी। ये उसका फर्स्ट टाइम था अपने बच्चों के साथ जी। हाँ, और बस वो तो आ रहे थे, हम तो ये रेडी थे। दूसरे दिन उन्हें स्कूल जाना था। वालदा हयात हैं तो उनके लिए भी तो ऑब्वियसली इस उम्र में तो एक बहुत बड़ा बहुत तो बस वहाँ जब मैं गई थोड़ा होप थी कि शायद वो लोग ठीक होंगे, शायद एक कोई प्रैंक सा कोई जोक है या कोई ऐसा कर रहा है, या फिर मैं ड्रीम में हूँ, कुछ सोच रही नहीं हूँ। अभी एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें वो जो इंडियन अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ की है जो अंजन के हवाले से, कि वो जो शायद कुछ आपको उस हवाले से अथॉरिटीज़ ने कुछ बताया? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है रीड करने की या न्यूज़, इसलिए कि जब से मैं आई हूँ ना, मैंने कोई सोशल मीडिया, कोई कुछ टीवी मैंने नहीं ऑन करके देखी, कुछ नहीं किया। लाइफ टाइम का पेन है, एग्नी है। बहुत सारी जो विक्टिम फैमिलीज वो चाहती हैं कि उनको जवाब मिले कि एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे इतने लोगों की जिंदगियां चली गई। तो बिल्कुल चाहिए, इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे नॉट गोइंग टू कम बैक, बट समथिंग लाइक दिस कैन बी प्रिवेंटेड, एंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट माय फैमिली इज गोइंग थ्रू, व्हाट माय I don't want my enemy to go through this. It's so much devastation. In the night time, I can't sleep. And in the morning, I'm scared to open my eyes. Because when I open my eyes, I don't see them, I don't hear them. मैं उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, और ये एयर इंडिया इन्हें देखना चाहिए, प्रिकॉशन करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में before taking off, because it's not just those who lost their life, it's also those who are left behind. You're shocking words too, मतलब. So shocking, and family के तो हालात जो है वो नजर आ ही रहे हैं. And so many families like these. Yes. Okay, quickly moving on, because एक हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं और वो हमने प्रोग्राम के शुरू में एक ज़ाहिर है रावलपिंडी में पीर विदाई के इलाके में जिरगा की ऑर्डर पे एक लड़की का कत्ल होना और फिर उसको गला दबाकर, अभी उसकी थोड़ी देर में खबर कुशाई होगी। और फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ है, समाजी कारकुन हैं। फरजाना साहिबा, कोहिस्तान वाला मामला कई बरस पहले सामने आया था और दूर दराज इलाकों से ये जिरगा जस्टिस वाली इतलात जो हैं वो मिलती ही रहती हैं, बलोचिस्तान से भी मिली, लेकिन रावलपिंडी जैसे शहर में इस्लामाबाद के इतने ऐन साथ ऐसा हुआ, क्या ये ज़्यादा परेशान कुन वाली बात आपको लग रही है कि ये तो बात फैलती जा रही है, अब जिरगे हर तरफ है, हर जगह है? सिस्टम है ना, वो एक्सेसिबल नहीं है लोगों के लिए, और लिहाजा जिसकी वजह से ये जो जिरगे पंचायतें हैं, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिक्लेयर किया है कि ये इलीगल हैं, मगर इसके बावजूद ये जिरगे पंचायतें होते हैं और कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनका हाथ नहीं रोकता, क्योंकि ना हमारी लोकल गवर्नमेंट है, ना लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि जब ये जिरगे हों तो वो इन्फॉर्म करें और इन लोगों को जो ये जिरगाज करते हैं उनको पकड़ा जाए, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि ये रुझान जो है कि एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम जो हम बना के बैठे हैं, इसके खात्मे की तरफ जो है वो प्रैक्टिकली हम इसके खात्मे की तरफ बढ़ें। तो आपको पता है कि जिरगे जो हैं आमतौर पे उसमें मर्द हजरात ही होते हैं, और ख़ास तौर पे जो लोकल अलीट होती है, जो वो मर्द हजरात जिनका ताल्लुक जो है कम्युनिटी के इन्फ्लुएंशियल बाअसर लोग होते हैं, और आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जिरगों में जो भी फैसले आते हैं वो ऑन होते हैं। पुलिस दीगर इदारे तो जवाबदेह हैं ही, लेकिन ये जिरगा कल्चर, जिरगा इंसाफ कल्चर, ख़वातीन पर ऐसा जुल्म माशरती सतह पर, इसकी कबूलियत भी तो एक इशू है। माशरे में तब्दीली किस तरह लाने की कोशिश की जाए?
ना तो हमने लोगों की तालीम और तरबियत की तरफ कोई तवज्जो दी है, ना हम किसी किस्म की कोई नेशनल लेवल पे हमने कोई इंफॉर्मेशन कैंपेन नहीं की। जिस तरह से आप देखें पोलियो की कैंपेन होती है, इस तरह की कैंपेन पाकिस्तान में करने की ज़रूरत है, जिसमें ये बताया जाए कि ये जो सिनफी तशद्दुद जो है ये एक जुर्म है और किसी भी सूरत में ये अलाउड नहीं है, ये इसकी लेजिटिमेसी नहीं है, चाहे वो जिरगा करे, चाहे वो रवायत के नाम पे हो, चाहे वो मजहब के नाम पे हो। औरतों के ऊपर तशद्दुद जो है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जो लोग विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और उनको उस सोच को क्रिमिनलाइज किया जाए, ये नहीं है कि हम सिर्फ के जब कोई वाकया हो तो हम उस पे शोर और हंगामा करें, बल्कि हम नॉर्मल आम जिंदगी में फरजाना साहब बहुत शुक्रिया, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन ये जो कई बात आपने की है वो भी ज़रूरी है, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग कि हमें लोगों को ये बताना पड़ रहा है। अच्छा जी, हेपेटाइटिस की मरज़ से आगाही का भी आज दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर है इसका। प्लीज़ मोहतात रहा करें और एहतियात किया करें। और दैट इज़ इट, विल सी यू टुमारो।